लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यानी नहीं कि ऐसी है अगर और सारे कोई। लोग अभी भी हाँ, मीज़ान बैंक के अंदर भी सेविंग में भी लेंगे, वो 10% का भी बेनिफिट नहीं रखेंगे। आपका रुपया डी वैल्यू होता जा रहा है डे बाय डे। आपके जो पेट्रोल का अगर 1000 रुपये था तो शायद साल पहले आप उसका 6 लीटर या 5 लीटर डलवाते थे, अब वो तो 2.5 पौने 3 लीटर पे भी नहीं आ गया। तो रुपये को ऐसी जगह रखे जहाँ रुपये से रुपया बन रहा हो। पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं बैंक, एक स्प्रेड बनाते हैं उसके ऊपर, उस वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसे। इन्वेस्ट किधर करते हैं, एडवांसेस में कर सकते हैं। आपको गाड़ी का लोन चाहिए, आपको लोन दे दिया। किसी कंपनी को फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसको लोन दे दिया। और 400 अरब रुपए मेरे फंसे हुए हैं, ठीक है 400 ना। अरब रुपये फंसे हुए, रुपया आपका डिवैल्यू हो गया, इन्फ्लेशन आपकी हाँ बढ़ गई है, एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी एक्सप्लोरेशन जो हो रही है उसकी वो कॉस्ट भी बढ़ गई है। मशीनें जो चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए वो डॉलराइज में चार्ज हो रही हैं। एक चीज़ में ये समझ नहीं आती है, एक तरफ से तो हम कहते हैं जी उनको बिल ही नहीं मिले, उनको एक लॉसेस थे, वो सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने कहीं किया, लेकिन दूसरी साइड पे एसएनजीपी इतने डिविडेंड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। आज जो हमारे मेहमान हैं ये पहले भी मल्टीपल टाइम हमारी स्पेस पे आ चुके हैं, और मुझे पर्सनली इनकी जो डिस्कशन थी उससे काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने जिस आसान तरीके से समझाई उसको मैंने समझा एज एन इन्वेस्टर, और फिर प्रैक्टिकली जाके मार्केट में ट्रेड किया, और इनफैक्ट मैंने इनके साथ शेयर भी किया कि मैंने आपकी टॉक पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है। तो आज है एतजाज़ फ़ारूकी। एतजाज़ भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया दोबारा इनवाइट करने के लिए। एतजाज़ भाई इज़ राइट नाउ दी रिसर्च, क्या कहेंगे हम, हेड ऑफ रिसर्च एट प्रोविडस कैपिटल। इट इज़ अ फैमिली ऑफिस। तो इससे पहले जो मेरी आप इससे असाइनमेंट, पहले कि वो करते, सबसे पहले अपना बैकग्राउंड अगर बता दें कि एजुकेशन आपने क्या की थी, कब की थी, और आपका अगर वर्किंग एक्सपीरियंस थोड़ा आप शेयर कर दें। अच्छा बैचलर्स मैंने किया था बीबीए फ्रॉम ज़ैबेस्ट। उसके बाद किस आई सन की गॉट बात है वैसे ये 2014 की बात है। ठीक है। उसके बाद आई स्टार्टेड अ जॉब एज एन एनालिस्ट एट एमसीबी आरिफ हबीब, जो कि अब एमसीबी फंड्स हो गया। म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो उधर एज अ रिसर्च एनालिस्ट स्टार्ट किया, और उधर मैंने तकरीबन 7 साल स्पेंड किए। तो उसमें काफ़ी सेक्टर्स कवर किए, ओवरऑल मार्केट की चीज़ें देखी। सीमेंट्स 2015 से स्टार्ट किया था? 2014 से स्टार्ट किया था। ये जो पिछला बुल रन था आपने विटनेस हाँ किया बुल रन स्टार्ट में विटनेस किया था। और इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने सीमेंट्स और पावर से स्टार्ट किया था। तो अगले 1-1.5 साल की जो रैली थी वो इन दो सेक्टर्स में बड़ी सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही थी, रेट कट्स हो रहे थे। तो सीमेंट्स में बड़ा बुल रन आया था। सिमिलरली पावर उस वक्त डिविडेंड्स बड़े अच्छे देता था, यील्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, तो उधर एक बड़ा बुल रन आया था। आपको लग तो रहा होगा मुझे कि पैसे कमाना कितना आसान काम है। ऐसे ही है क्या मतलब। पर कुछ जगहों पे लॉसेस भी हो रहे थे, बैंक्स नीचे जा रहे थे, ईएनपीज नीचे जा रहे थे बिकॉज ऑफ लोअर ऑयल प्राइसेस। पर मैं जिन सेक्टर्स में था वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो उसके बाद फिर ईएनपीज कवर किया, कमर्शियल बैंक्स कवर किए, स्टील्स कवर किए। तो एनर्जी चेन, कमर्शियल बैंक्स, थोड़े से सिक्लिकल्स, हर चीज़ का फ्लेवर मिला मुझे उस 7 सालों में। उसके बाद आई मूव टू अनदर जॉब एट मल्टीलाइन सिक्योरिटीज़ एज अ हेड ऑफ रिसर्च। तो उधर जो मेरा काम था वो हाउस को, ब्रोकरेज हाउस को ज़रा रिवैम्प करना था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को एनालिस्ट करवाना था ब्रोकरेज हाउस के अंदर। इट वाज अ बिग ब्रोकरेज हाउस, पर रिसर्च इतनी नहीं थी, तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, HNIs इतना काम नहीं करते थे। तो उधर तकरीबन मैंने 1.5 के करीब काम किया। फिर ब्रीफली आई मूव टू BMA कैपिटल, और अभी मैं जो हूँ प्रोविडस में हूँ, बैक टू बाई साइड। तो ब्रोकरेज हाउस का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी रहा है। अब जिस कंपनी में हूँ इधर थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जनरली KSE 100 को देख के पैक कर रही होती हैं, काफ़ी शेयर्स लेती हैं। फैमिली ऑफिसेज या इधर स्ट्रक्चर इस तरह से ज़्यादा कंसनट्रेटेड पोजीशंस होती हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है इस साइड के ऊपर भी। और मैंने देखा है कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ सर्टन कोई प्रेशर है कि क्या है, आप जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की टॉप 10 होल्डिंग देखेंगे, आई थिंक 80
ऑफ द देम आर होल्डिंग OGDC, PPL, एंग्रो, मारी पेट्रोलियम. सो हमें ना कोई एक इनोवेशन नज़र नहीं आती, कोई हट के चीज़ नज़र नहीं आती है. समहाउ लगता है ऐसे है कि सारे एक दूसरे का देखा देखी उस जगह को होल्ड करके बैठे हैं जिसमें मूवमेंट ही कम होती है. और समहाउ आप अभी भी लोगों से पूछे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, दे डोंट सी द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कि उनको रिटर्न कंपैरेटिवली मार्केट से बेहतर मिला हो. हर एक की यही होता है कि मैंने 2017 में किया तो मैं भी म्यूचुअल फंड में लॉसेस ही कर रहा हूँ. तो ये क्या कोई लिमिटेशन है या कोई मसला है किसी वजह से कि द म्यूचुअल फंड इज़ नॉट टेकिंग दैट रिस्क टू गिव सम बेनिफिट टू द इन्वेस्टर? नहीं, कोई मसला ऐसा नहीं है. एक स्टॉक की लिमिट है कन्वेंशनल फंड्स में विच इज़ 10%, और ओवरऑल लिमिट आई थिंक 30% है पर सेक्टर SECP की तरफ से, जो मुझे याद पड़ रहा है. और इस्लामिक के लिए ये लिमिट थोड़ी सी ऊपर है. तो एक ये लिमिटेशन लगती है आपके ऊपर, बाकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है. पर होता ये है कि एक्चुअली डेली रिटर्न्स भी आ रहे हैं हर फंड के, तो बोर्ड्स के प्रेशर, अपर मैनेजमेंट के प्रेशर्स के, XYZ फंड हमसे बेहतर क्यों कर रहा है इस पीरियड के अंदर, हम अच्छा क्यों नहीं कर रहे. तो एक तो उस वजह से भी आप दूसरे को ट्रैक करते रहते हो कि वो क्या कर रहा है. और दूसरा एक प्रेशर ये होता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर के रिडेम्पशंस और इन्वेस्टमेंट जो है उनके हाथ में नहीं है, वो एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर के हाथ में. वो किसी भी वक्त आए और रिडेम्पशन डाल दे तो यू नीड टू सेल द स्टॉक्स ऑल्सो. तो ज़्यादा बड़े स्टॉक्स में मैं इसलिए भी जाता हूँ कि लिक्विडिटी मिल जाती है मुझे उस तरफ. ठीक है, अगर मैंने कोई कंपनी आइडेंटिफाई भी कर ली जो कि बड़ी अच्छी अर्निंग्स बनाएगी और सुपर बुलिश हूँ मैं उसके ऊपर, मैं बहुत बड़ी पोजीशन नहीं ले सकता एज अ परसेंटेज ऑफ माय फंड साइज या एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स मार्केट कैप या फ्री फ्लोट, क्योंकि अगर रिडेम्पशन आई तो मुझे वो चीज़ बेचनी भी है. तो इस वजह से भी मैं म्यूचुअल फंड जो है ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स में पैसे पार्क करना पसंद करते हैं, या इस वजह से भी करते हैं. और ट्रैक एक दूसरे को इसलिए कर रहे होते हैं. दूसरी चीज़ जो बोर्ड को दिखानी है, मैनेजमेंट को दिखानी है, वो KSE 100 की परफॉर्मेंस दिखानी है. तो इसलिए आप उसके वेटेजेस भी देख के चल रहे होते हो कि ये हमारा बेंचमार्क है, इससे ओवर वेट या अंडर वेट कितना करना है. तो जनरली आपको टॉप 10 में जो है वो बड़े बड़े स्टॉक्स ही दिखेंगे और काफ़ी सिमिलैरिटी दिखेगी. शायद एक दो स्टॉक्स दिख जाते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो, जिसमें फ़ंड मैनेजर ने कॉल ले ली, लेकिन नीचे काफ़ी स्टॉक्स होते हैं उस टॉप 10 से नीचे. वो आपने 1% की होल्डिंग ले ली, 2% की होल्डिंग ले ली, तो आपको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो नीचे अगर वो स्टॉक परफॉर्म करेगा तो रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ फ़ंड के अंदर आ जाएगी. नहीं, मैंने देखा था कि वो क्वार्टरली रिपोर्ट जो होती है ना उसमें फिर वो पूरी हिस्ट्री अपनी दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल किस फंड ने कितना बाई किया, क्या सेल किया, क्या होल्ड करके रखा हुआ है. लेकिन वो आई एग्री के जो टॉप 10 है ना, मेरा नहीं ख्याल 80% ऑफ देम आर होल्डिंग द सेम थिंग जो कि सब ने होल्ड किया हुआ है. तो मे बी जो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं भी होती या थोड़ी बहुत होती भी है, या होल्डिंग पावर क्योंकि उन्होंने रखे हुए हैं इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, तो वो शायद सेल ही तब करते हैं जब रिडेम्पशन की कोई रिक्वेस्ट आती होगी, अदरवाइज़ वो होल्ड करके बैठे हुए. और ऐसा मतलब कॉल के ऊपर है कि कैसा लग रहा है म्यूचुअल फंड को. ऑब्वियसली मार्केट सस्ती इतनी हो गई है कि ये कॉल लेना कि इधर से बहुत सब्सटेंशियली डाउनसाइड आ जाएगी, तो वो बड़ी मुश्किल से ली जा सकती है इस लेवल के ऊपर. इसलिए जनरली 90%, 90 to 100% जनरल इन्वेस्टमेंट लेवल है म्यूचुअल फंड्स का. नहीं, अभी आपसे पहले मुस्तफ़ा भाई भी आए थे, ही वाज फ्रॉम द लेक्सन म्यूचुअल फंड. ही टोल्ड मी कि जो 2017 की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी ना उसका 52% मार्केट में इन्वेस्टेड था इक्विटीज़ के अंदर, और आजकल के टाइम के मुताबिक इट्स 8% ऑफ द टोटल मार्केट. और क्योंकि शायद लोग भी ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं कर रहे, ऑब्वियसली फ़ंड भी नहीं होंगे हाई रिस्क के अंदर कि वो आप इन्वेस्ट करके करो, लेकिन उनका भी ये था कि अगर 8 से 15 भी हो गया ना, दैट्स ए मैसिव सॉर्ट ऑफ और मेरा नहीं ख्याल कि अभी के टाइम पे अगर आप सिर्फ इनका डबल होने का इम्पैक्ट देखें तो पता नहीं मार्केट किधर जाके बंद होगी फिर. हाँ, ऐसी है. मतलब जनरली जो मार्केट ड्राइवर होता है वो तो लिक्विडिटी होती है कि पी री रेट होना है, डी रेट होना है. अर्निंग्स तो आती रहती हैं, अर्निंग्स तो अभी भी अच्छी आ रही हैं, 4 के मल्टीपल पे आपको मिल ही रही है मार्केट, लेकिन एक लिक्विडिटी गश चाहिए होता है कि तेज़ी से बढ़ सके मार्केट. तो ये म्यूचुअल फंड्स आपने बता दिए. फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जुलाई से तो कॉन्स्टेंटली बायर रहा है, ऑन एवरेज पर डे आई थिंक $1 million की बाइंग कर ही रहा है.
तो ऑब्वियसली अगला साल देख रहा है, 2 साल देख रहा है कि रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स, जनरली म्यूचुअल फंड्स के पास पैसे मार्केट चलना स्टार्ट होती है फिर ही आते हैं। और दूसरी चीज़ ये, अभी रेट्स भी काफ़ी एलिवेटेड है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, तो उधर से मॉनेटरी ईजिंग स्टार्ट हो, जो इन्वेस्टर फिक्स्ड इनकम फंड्स में बैठा हुआ है, फिक्स्ड इनकम या बैंक में लगाए हुए हैं, उसके रिटर्न्स अभी भी अच्छे बन रहे हैं। अगर मुझे 20-22% अगर मिल रहा है रिटर्न, तो मैं वो कॉल लूँ ही, क्योंकि यार इधर शायद 40% 50% बन जाए, शायद बन जाए, शायद ना बने। तो वो जब 22 से 15% 12% के रिटर्न पे आएगा, तब उसके लिए ल्यूक्रेटिवनेस ज़्यादा बढ़ेगी स्टॉक मार्केट की, कि अब मैं फ़ंड शिफ्ट कर देता हूँ इस तरफ के अभी मेरे 20-25% भी रिटर्न बन जाए तो भी डबल है मेरे फिक्स्ड इनकम रिटर्न से। ऑब्वियसली जब रेट्स नीचे आते हैं, इकॉनमी भी थोड़ी सी बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेशन भी नीचे जा रही होती है, सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे होते हैं, तो उस वक्त कॉल लेना भी एक इन्वेस्टर के लिए रिलेटिवली आसान होता है। अभी की जैसी एनवायरनमेंट है तो हर कोई डरा हुआ है कि इन्वेस्ट करें ना करें, वॉलेटिलिटी इतनी है चीज़ों के अंदर। अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, जैसे कि इन्फ्लेशन रीडिंग ज़्यादा आ रही हैं, तो जब तक रेट्स कम नहीं होते, मॉनेटरी ईजिंग साइकिल स्टार्ट नहीं होता, तब तक ये वाली जो लिक्विडिटी शिफ्ट है ना फ्रॉम फिक्स्ड इनकम टू इक्विटीज़, वो इस पीरियड में तो नहीं होगा। पर वो आपने सही बताया, वो अब होगा तो बहुत बड़ा लिक्विडिटी कैश बनेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर हल्की सी भी लिक्विडिटी आ जाए तो ठीक ठाक आपको बढ़ा के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अभी जुलाई में देखें ना, थोड़ा सा हुआ है तो 50% हर एक की चीज़ बढ़ गई है। हाँ काफ़ी। आपकी तो वैसे प्रोफेशनल लाइफ में इतना लो तो कभी मार्केट को नहीं देखा होगा आपने। आपने एक हाई देखा, फिर अभी लो ही चल रहा है ऐसे। ऐसी है मतलब वो, लेकिन चीज़ें भी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं कि 22% के इंटरेस्ट रेट्स भी नहीं देखे थे इससे पहले। ठीक है, रिजर्व्स का इतना छोटा इंपोर्ट कवर भी नहीं देखा था। 2008 में भी आपके इंटरेस्ट रेट्स इतने नहीं थे। तो उधर भी करेंसी जो गई थी वो 60 से 105 पे जाके 100 पे जाके स्टेबलाइज हो गई थी, 60 से 80 गई थी, फिर 100 लगा लेते हैं। इधर जो करेंसी डेप्रिसिएशन हुई है वो तो डबल हो गई है 2 सालों के अंदर। तो प्रेशर्स भी रिलेटिवली ज़्यादा रहे हैं इस पीरियड के अंदर कंपेयर टू आवर हिस्ट्री। तो ऑब्वियसली वो पीई में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। उस वक्त भी कमोडिटी प्राइसेस हल्की हो गई थी, एक बार ऑयल चला था फिर नीचे आ गया था, लेकिन इधर ऑयल प्राइसेस भी ज़रा एलिवेटेड है, तो प्रेशर्स भी रिलेटिवली ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली वो मल्टीपल्स ऐसे हो गए कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखती है आपको, जैसे IMF SBA में आपको दिखी, तो रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है। और वो प्राइस में एडजस्टेड भी लग रहा है, जितनी प्रेशर जितना भी हम देख रहे हैं, जो मसले मसाइल हैं, ऑब्वियसली 4 के मल्टीपल किसी रीज़न की वजह से है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है ना कि लोग अब भी करके इतना नेगेटिविटी और करते हैं कि दे एक्सपेक्ट कि ये से भी शायद नीचे चली जाए, और वो बॉटम की ही तलाश में रहते हैं, और बॉटम के चक्कर में फिर जब वो बोर्ड में से हो जाती है तो फिर वो 1-2 साल बाद कहते हैं देखो कितनी सस्ती मार्केट थी यहाँ पे, फिर वो एज ए अपॉर्चुनिटी लॉस ही कंसिडर होता है कि वो नहीं कुछ करते उसके ऊपर। हाँ ऐसी है मार्केट। इक्विटीज़ आर जनरली कंसिडर्ड इन्फ्लेशन एज। जैसे कि अभी कोई फिक्स्ड इनकम फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर महीने की 30% की इन्फ्लेशन आ रही है, लास्ट रीडिंग 27.5 की थी, तो मैं 22% कमा के एक नेगेटिव स्प्रेड ही रन कर रहा हूँ। इक्विटीज़ जनरली अगर सही से चलती रहें तो इन्फ्लेशन एज शॉर्ट टर्म में अगर आप ना देखें ना, क्योंकि लोग फिर शॉर्ट टर्म में उसको देखते हैं जी 30% की महंगाई है तो ये तो -1 पे दे रही है। आप अगर जिस तरह अभी एक महीने का जो रिटर्न था 50% था, वो एक साल पे देखे तो वो 25-30% पे वैसे ही ओवरऑल रिटर्न निकल जाता है केसी पूरे का। तो जनरली यही होता है ना, अब जैसे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब आप एनवायरनमेंट देख लें, फर्टिलाइज़र प्लेयर्स को देख लें, सीमेंट प्लेयर्स को देख लें, इन्फ्लेशन एज करते जा रहे हैं अपनी अर्निंग्स को टू अ सर्टेन एक्सटेंट, प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रही है इकॉनमी के अंदर, तो यही सीमेंट की बोरी महंगी हो रही होगी, फर्टिलाइज़र की बोरी महंगी हो रही होगी, उसी वजह से आ रही है इन्फ्लेशन। अब वो इन्फ्लेशन है तो कुछ बॉटम लाइन में रिफ्लेक्शन भी आएगी उस इन्फ्लेशन की, उस प्राइस इंक्रीजेस की, तो अर्निंग्स ग्रोथ तो आती रहेगी। लेकिन ये हुआ है कि पी डी रेट हो गए, और उसके कोर रीजन्स तो ये इंटरेस्ट बढ़ गया है, लिक्विडिटी आउटफ्लो हुआ है, मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं तो कोई कॉल नहीं लेना चाह रहा।
लॉन्ग टर्म के आगे जाके 30% के रेट और समझ मेरे में ख्याल में 50% के ना हो जाए। द वर्स्ट ओके। एसेट टू हैव ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन इज़ द कैश इटसेल्फ, कि कैश को कैश में रखना इज़ ए वर्स्ट एसेट, क्योंकि इवेंचुअली जब आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आपकी प्राइसिंग में एडजस्ट होती है, टॉप लाइन में भी नज़र आती है, बॉटम लाइन में भी नज़र आती है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को उतना ही रिकवर कर लेती है जितने की एक महंगाई आप ओवरऑल देख रहे होते हो। लेकिन हम क्योंकि मार्केट का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि वो उसकी प्राइस को उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता, कंपनी की तो अर्निंग बढ़ रही है और यही पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल। अभी भी हम देख रहे हैं जी 49,000 पे चलेगी, लेकिन पिछला 52 और इस 49 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लगता तो पॉइंट्स 4,000 हैं, लेकिन इट्स लाइक 3 टाइम्स सस्ती दैन द प्राइसिंग जो 5 साल पहले थी, क्योंकि वो चीज़ हमने ना प्राइस में अभी तक देखी नहीं स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हुई। एक्चुअली वो KSE 100 जो है वो है भी ऑल रिटर्न टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो जो डिविडेंड्स भी आते गए हैं वो भी एडजस्ट होते गए हैं इंडेक्स लेवल के ऊपर। तो 53,000 का जो इंडेक्स था 2017 में, उसके बाद जो डिविडेंड्स आए हैं वो पॉइंट्स की सूरत में ऐड होते गए। हाँ, तो अगर अभी आप 49,000 देख रहे हो या अभी 45,000 देख रहे हो तो आपको 8,000 का गैप तो दिख रहा है, पर ये 8,000 का नहीं है, ये 4-5, मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार से भी ज़्यादा के डिविडेंड्स पड़े हैं इसके अंदर, इंडेक्स के अंदर। तो एक्चुअल लेवल तो काफ़ी नीचे है, और वो PE से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। उस वक्त 11-12 का PE था, अभी 4 का PE है। तो अर्निंग्स ग्रोथ जो आई है, डिविडेंड्स जो आए हैं, वो PE की डी रेटिंग ने बिल्कुल ही नीचे कर दिया उसको, एडजस्ट करके नेगेटिव रिटर्न। सो इसका मतलब ये हुआ कि दो के वो कैश को हम जिस तरह नेगेटिव कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर इन्वेस्टेड हैं तो यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब थोड़े इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो आपकी अर्निंग इतनी बेहतर हो जाएगी कि वो सारे जो नेगेटिव चीज़ें उसको इम्पैक्ट कर लेंगी। मैं यहाँ पे ना लोगों को देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल जुलाई का जो महीने का एक थोड़ा सा हुआ, सो दे वो सो हैप्पी कि मेरा फॉर एग्जांपल -14 पे जा रहा था तो -1 पे आ गया, तो -1 पे फिर थोड़े हालात ख़राब हुए तो -13 पे चला गया। वो यानी उसको नंबर फिगर में ही देते हैं ना कि मार्केट में मेरी सारे लॉसेस रिकवर होने वाले थे। अब उसके जहन में ये आ गया है कि वो नेगेटिव जो लाख का था ना, इस दफ़ा अगर मैं बुक कर लेता तो 12 लाख का प्रॉफिट हो सकता था, कि मैंने मिस कर दिया ना। तो अब जब अगली रिकवरी होगी ना तो वो ज़ीरो पे निकल जाएगा कि शुक्र है मेरा 13, उसका प्रॉफिट जो है उसका लॉस का रिकवरी है, नॉट कि वो उसकी जो होल्डिंग जो इतने मुश्किल पीरियड में उसने रखी हुई थी और अब हालात बेहतर होते तो यार थोड़ा लॉन्ग टर्म कर लो, थोड़ा निकाल तो लो ना। इतनी मुश्किल टाइम देखा और डेली बेसिस पे सुबह देकर अपने आप को परेशान करना। हाँ, ऐसे मतलब टाइम तो नहीं कर सकते आप मार्केट को कि इधर ख़रीदना मुझे और इधर बेचनी है वो चीज़, तो टाइमिंग तो नहीं हो सकती। आप एक लंबा व्यू ही ले सकते हो कि किस तरह से चीज़ें ट्रांसफायर होंगी अगले 1-2-3 साल के अंदर। तो रेट डिक्रीजेज स्टार्ट हो जाएं तो फिर लिक्विडिटी शिफ्टिंग स्टार्ट हो सकती है। अच्छा एतजाज़ भी, मैं अब स्टार्ट करूँगा मेन टॉपिक। थोड़ा सा हमने जनरली ये डिस्कस कर लिया। आप माशाल्लाह आपने क्योंकि स्पेस में इतना ज़बरदस्त तरीके से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का बताया था, सो आप आए हुए और मैं भी क्योंकि कराची आया हुआ, थॉट कि हम 3 सेक्टर्स को कवर कर लें किसी तरीके से, क्योंकि देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी विच बिकॉज ऑफ आवर डिस्कशन पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन टेक एज वेल। एक तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का एक तो बिज़नेस मॉडल, क्योंकि मैं हमेशा क्या समझता था ना, मैं हर एक को ये बताता था कि यार देखो ऑयल एंड गैस में OGDCL एक ज़माने में 280 का था, वो जो नॉन इन्वेस्टर में हमारी जो दी वे ऑफ थिंकिंग होता था, आज वो फॉर एग्जांपल 110 का हो गया है। तो 110 से सोचो 270 पे जाएगा, कितना प्रॉफिट है। तो वो जब वो थिंकिंग थी ना, तो 110 से फिर हमने 70 भी देखा। तो आपकी डिस्कशन से पिछली दफ़ा जो मुझे समझ आई ना कि कोर बिज़नेस में इशू था जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे जा रही थी। तो मैं चाह रहा था कि अगर हम इस स्पेस के थ्रू भी इस जो कन्वर्सेशन है इसमें हम अगर थोड़ा सा बिज़नेस को समझ लें कि ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन काम कैसे करता है और किस तरह इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ये रिफ्लेक्ट होता है और वो प्राइस पे किस तरह इम्पैक्ट आता है, ताकि एक जनरल फ्लो में ना लोगों को समझ आ जाए कि अभी प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से प्राइस चल रही है, या क्या चीज़ हो सकती है जिससे और बेहतर हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप इसका बता दें। अच्छा, मॉडल बिज़नेस मॉडल जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का, जिस तरह से नाम से समझ आ रहा है कि एक्सप्लोर करते हैं ऑयल की और गैस की, ठीक है, मेजरली। तो तेल के ज़खायर, गैस के ज़खायर वो फाइंड करना, उस निकालना है और उससे पैसे बनने हैं। ऑयल के रेवेन्यूज़ किस तरह से बनते हैं, वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आज ऑयल $90 का है, ठीक है, $90 मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल निकाल लिया 1000 बैरल्स पर डे, ठीक है। तो 1000 बैरल्स दिन के निकालूंगा, $90 मुझे मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय जो भी करेंसी पैरिटी चल रही है। गैस में क्या होता है, गैस में ये चीज़ होती है कि गैस की प्राइसिंग हुकूमत डिसाइड करती है और थ्रू
सेवरल पॉलिसीज़, ठीक है। उसमें ऑयल की प्राइस से ड्राइव होती है गैस की प्राइस, ठीक है। ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो गैस की प्राइस भी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑयल की प्राइस 10% बढ़ी तो गैस की प्राइस भी 10% इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि काफ़ी फील्ड 2001 की पॉलिसी पे, पेट्रोलियम पॉलिसी पे, उसमें कैप हुई हुई है आपकी पेट्रोलियम पॉलिसी $36 के ऊपर। तो $36 से ऊपर जितना भी ऑयल की प्राइस चली जाए उन फील्ड्स में गैस की प्राइस वही फिक्स रहती है, ठीक है। वैसे जो 2012 की पॉलिसी है वो मुझे याद पड़ रहा है $110 पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो अगर 150 का ऑयल हो जाए $110 तक तो ऑयल की प्राइस का बेनिफिट मिलता रहेगा, 150 का हो जाए तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, गैस की साइड पे प्राइस नहीं बढ़ेगी। और स्टेप वाइज बढ़ी हुई है, मतलब शुरू की प्राइसिंग गिरने पे भी है आपको, ना मेरे ख्याल में, क्या है लोअर कैप ही लिखा है कि 25 से नीचे गिरी तो फिर नीचे गवर्नमेंट भी उसको है। जैसे सप्लाई 2001 की पॉलिसी है $10 का मुझे याद पड़ रहा है। 25 मैंने सुना है ऐसे, ऑयल के ऊपर तो वो 25 है। पॉलिसी पे डिपेंड करता है। नहीं, वैसे ऑयल पे कोई वो नहीं है, ऑयल अगर फ्री का मिल रहा हो तो अच्छा हाँ अच्छा मतलब अच्छा। ज़ीरो तो ज़ीरो पे फिर हो चला जाएगा, ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, फ्यूचर्स में हो गया था एक बार नेगेटिव नेगेटिव कोविड पे आ के गया टाइम था, पे हाँ। वो, लेकिन फिर सिर्फ फ्यूचर्स में हुआ था, वो सेटल हुए थे तो स्पॉट प्राइस जो थी वो ऊपर ही थी, शायद $18 का लो था। तो इस तरह से रेवेन्यू बनते हैं। बाकी मेरे ख़र्चे जो हैं वो सैलरीज़ हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो मुझे प्लांट चलाना है, गैस पुल करने के लिए, ऑयल पुल करने के लिए, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिक मॉडल है। हाँ, तो मुझे क्या चीज़ें देखनी है, गैस की प्राइस भी डॉलर में डिटरमिन हो रही है क्योंकि ऑयल डॉलर के अंदर है। तो अगर ऑयल प्राइस मुझे ऊपर जाती हुई दिख रही है तो पूरा रिफ्लेक्शन किस में आएगा उस ऑयल प्राइस का, जिसके पास ऑयल ज़्यादा है, तो ये ऑयल में पूरा रिफ्लेक्शन आता है, गैस में पार्शियल रिफ्लेक्शन आता है, बढ़ते हुए भी कम होते हुए भी, ठीक है। कम होते हुए वो अर्निंग्स को सपोर्ट कर देगा क्योंकि बड़ी मीठी अर्निंग्स होती, और ऑयल जो है वो पूरा रिफ्लेक्शन देगा, प्लस माइनस कोई क्वालिटी डिफरेंशियल हो कंपेयर टू अरब लाइट, उस क्वालिटी वो क्वालिटी डिफरेंशियल लग जाता है। वो इतना बड़ा नहीं होता, 5-10% एट मैक्स इतना डिफरेंशियल होता है, ठीक है। गैस में जो होता है, गैस में भी हीटिंग वैल्यू है, सही है। आपकी जो पाइपलाइन क्वालिटी गैस है वो 960 से 980 BTUs की होती है। सिमिलरली जैसे मारी से निकलती है वो, जो उनकी मेन रिजर्वायर है उसकी हीटिंग वैल्यू 720 है, तो वो क्वालिटी डिफरेंशियल लग जाता है क्योंकि BTUs में डिटरमिन होती है गैस की प्राइस, ठीक है। तो ये छोटे मोटे डिफरेंशियल हैं, पर मेजर नंबर यही है कि ऑयल बढ़ रहा है तो फुल रिफ्लेक्शन आएगी ऑयल के रेवेन्यूज़ में, गैस के रेवेन्यूज़ में पार्शियल रिफ्लेक्शन आएगी बोथ साइड। तो आप अगर दो एक्सट्रीम्स ले लें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक लिस्टेड कंपनी है, वो ऑयल हैवी है, मेजर ऑयल रेवेन्यूज़ ड्राइव होते हैं तल ब्लॉक से, गैस रेवेन्यूज़ बहुत कम है। सिमिलरली दूसरे एक्सट्रीम पे मारी पेट्रोलियम है, उसके गैस रेवेन्यूज़ मेजर सोर्स हैं, ऑयल रेवेन्यूज़ बहुत कम है। OGDC PPL बीच में आते हैं, PPL में थोड़ा सा ज़्यादा गैस है कंपैरेटिवली, OG में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल का रिफ्लेक्शन है। तो ये 4 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड है, ठीक है। आपकी टोटल ऑयल प्रोडक्शन जो है मुल्क की वो पीक की थी 95,000 बैरल्स पर डे, ठीक है, और अभी वो चल रही है तकरीबन 70,000 बैरल्स पर डे के अराउंड, 20-30% का डिक्लाइन है। तो कांस्टेंट डिक्लाइन आया है, ठीक है। सिमिलरली गैस आपकी 4 BCF थी या 4,000 MMCFD के करीब थी, वो अभी 3.2 पे है। और वैसे मुल्क के पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, अभी 1/3 ऑफ द बिल्ड इज़ ऑयल इम्पोर्ट, तो मुल्क की डिमांड इसका मैं कितनी है इससे भी? पर्सपेक्टिव इस तरह से दे देता हूँ कि ये 70,000 बैरल्स पर डे है ना, तो फर्नेस ऑयल मिला के आपकी टोटल रिक्वायरमेंट इज़ 4 लाख से 4.5 लाख बैरल्स पर डे। तो अब आप लोकल लेवल पे बड़ा ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज कवर कर रहे हो, 20% ओनली लोकल से कर रहे हो और 80% उस पर जा रहा है। हाँ, और ये जो अभी जो हम देख रहे हैं रिफाइनरी के अंदर जो पूरा है, वो भी इसी को सपोर्ट करने के लिए कि हम किसी तरह लोकली प्रोडक्शन पे आ जाएं इसको ऑयल की इसमें। अच्छा, उसका जो रिफाइनरीज लग रही हैं मतलब फ़ायदा इतना बड़ा नहीं है क्योंकि रिफाइनरीज बनाएंगी, क्रूड ऑयल कहाँ से लेंगी वो, ये हम क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सही। प्रोसेस ये होता है, ENP कंपनी या एक्सप्लोरेशन कंपनी है 70,000 बैरल्स पर डे निकालेगी, वो रिफाइनरीज़ को बेच देगी, तो ये रिफाइनरीज़ उसको प्रोसेस करेंगी $70 वाले ऑयल को, उसमें से फर्नेस ऑयल, पेट्रोल, डीज़ल, LDO, ये सारी चीज़ें निकालेगा और वो फिर
OMC या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसको सप्लाई करेगा, फिर आपके पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये ऑयल जो है वो $90 का है, ठीक है, सही है। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है वो 100, 110, 120, जैसे भी डीजल के स्प्रेड्स बढ़े हुए हैं तो $120 का हो गया, वो $30 का स्प्रेड अगर मैं लगा लूँ, $10-15 का मैं MS का लगा लूँ मोटर स्पिरिट का, तो वो $105 का हो गया। तो मैं रिफाइनरी लगा के बचा कितना रहूँ, 70,000 तो ये मिल गया ना। बाकी रिफाइनरीज क्या करती हैं, रिफाइनरीज की प्रोडक्शन 2 लाख 2.25 लाख बैरल्स पर डे की होगी, तो बाकी तेल भी कहीं से ले रही हैं, क्रूड ऑयल, वो क्या कर रही हैं, वो इंपोर्ट कर रही हैं, ठीक है ना, वो इंपोर्ट करके यूज़ कर रही हैं। तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ $90 वाली चीज़, और मैं बचा कितना रहा हूँ, मैं $10-15 के करीब बचा रहा हूँ ऑन एवरेज, ठीक है ना। तो अगर मैं रिफाइनरी लगाता हूँ तो मेरी बचत वो $10-15 की है, ठीक है। क्रूड ऑयल जो है, जो उसके अंदर चीज़ डालनी है, वो मुझे अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी $90 के ऊपर। तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत या ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को किस टर्म्स में होगा कि मैं वो जो 70,000 निकाल रहा हूँ वो मैं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दूँ किसी तरह एक्सप्लोर करके, ठीक है। तो मेरी बचत कितने की होगी, मेरी बचत $90 की हो रही होगी पर बैरल, सही है। अभी ये रिफाइनरी लगा के मैं बचा रहा हूँ $10-15-20, सही है। तो प्रोडक्शन इधर भी गिरी है, गैस की तरफ भी गिरी है। और मसला क्या हुआ है, ये सारा इंपोर्ट पे हम शिफ्ट होंगे ऑब्वियसली। जैसे LNG, अब LNG 1 BCF आप LNG मंगवा लेते हो, ठीक है, तो 1/3 या टोटल रिक्वायरमेंट का 25% आप इम्पोर्टेड गैस से कवर अप कर रहे हो। उधर तो अच्छा खासा 70-80% आप इम्पोर्ट ही कर रहे हो ऑयल वाली साइड। और अभी इधर पे टेंशन उस तरह अभी बढ़ना स्टार्ट हो रही है, जिस तरह अभी ऑयल पे हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो गैस पे भी हमें इसी तरह के इश्यूज आ रहे होंगे। और ये जो अभी जिस तरह आपने अभी अगर मैं कंपनीज़ की उस पर बात करूँ, प्रॉब्लम तो चले ये हो गया, अभी आपने एक फ़्लो का बताया ना कि पैसे बनाते कैसे हैं, तो अगर फ़्लो पे ज़रा थोड़ा बता दें कि हाउ दे डू मेक मनी और प्रॉब्लम कहाँ पे है इसके कंपनीज। अभी ये तो मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बता दी ना कि रेवेन्यू कमाया, इतना तेल निकाला, इतनी गैस निकाली, इतने डॉलर्स का बेचा, और कॉस्ट इतनी है, प्रॉफिट बन गया। प्रॉफिटेबिलिटी में तो इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ आ रहा है, क्योंकि हमने 2 की वेरिएबल्स डिस्कस कर ली। एक तो प्रोडक्शन है, मुझे प्रोडक्शन देखनी है, वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे। 2 की वेरिएबल्स क्या हैं, करेंसी और आपकी ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस ऊपर एलिवेटेड है, करेंसी आपको हम सबको पता है किस तरह से डेप्रिशिएट हो रही है, तो अर्निंग्स में तो एक इनहेरेंट इंक्रीज़ आए जा रहा है उस वजह से। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि फिर ये प्राइस नीचे क्यों आ रही है, ठीक है। अभी तो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, ये स्टॉक्स तो चलने चाहिए, सही है। तो हुआ क्या ओवर द ईयर्स, आप इसको कंपेयर कर लें 2015 के टाइम्स से, जब ऑयल $40 का हो गया था, कोविड वाला पीरियड हटा देते हैं, और करेंसी 105 थी, 15-16 का टाइम है, ठीक है। क्रैश कर गया था ऑयल, US से प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई थी एक्सेट्रा, उस वजह से। तब इन 4 कंपनीज़ का जो डॉलराइज्ड मार्केट कैप था वो था तकरीबन $9 बिलियन के करीब, ठीक है। अब वो हो गया 3 के करीब, सही है। तो उधर से करेंसी भी गई है, चीज़ें तो बेहतर ही हुई हैं। 40 से 90 का ऑयल चल रहा है, करेंसी 105 से 300 पे आ गई है। तो मुझे तो सपोर्ट करना चाहिए था इसके डॉलराइज्ड मार्केट कैप को, तो एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए था। पर हो क्या रहा है, वो प्रॉफिट तो बन रहा है, लेकिन क्या वो रियलाइज़ भी हो रहा है डिविडेंड्स के अंदर। डिविडेंड्स तो हम देख रहे हैं नहीं दे रही, जो 2 बड़ी NP कंपनीज की बात कर रहा हूँ, OGDC और PPL, जिनकी प्राइस रिट्रीट हुई है, नीचे आई है जनरली। तो वो क्यों नहीं पे कर रहे, वो इसलिए नहीं पे कर रहे क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पैसे नहीं पे करती या सर्कुलर डेट में उनका पैसा फंस जाता है SNGP के लेवल पे, SSGC के लेवल पे, ठीक है। सो बेसिकली वो प्रोड्यूस करके जिनको दे रहे हैं, जिनका काम आगे कंज्यूमर को देना है, कंज्यूमर से पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन वो अब मुड़ के उनको दे नहीं रहे, जो अभी आजकल हम देख भी नहीं, इतना बड़ा मसला चल रहा है वैसे। हाँ, कंज्यूमर से पैसे भी ले रहे हैं, कहीं पे पिलफरेज भी है, उतनी कलेक्शन नहीं होती। फिर जो एक्चुअल कॉस्ट है चीज़ सप्लाई करने की और एक्चुअल रिकवर जो प्राइस चार्ज हो रही है उसमें डिफरेंशियल है, तो इसलिए पीछे फ़्लो नहीं हो पाता।
अब जिस तरह से हमने ये नंबर देखा, एक नंबर जो नेट रिसीवेबल्स का है, ट्रेड डेट्स माइनस ट्रेड पेबल्स, तो वो 14-15 में इन दोनों कंपनीज़ के 10 रुपये 15 रुपये पर शेयर होते थे। ठीक है, आज वो PPL का हो गया तकरीबन 200 रुपये पर शेयर के, नहीं PPL का 150 रुपये पर शेयर के करीब हो गया। PPL का कि वो उनका ट्रेड डेट है जो उन्होंने ये इस मार्केटिंग लेना कंपनी है। से लेना हाँ, है। हाँ, जैसे OGDC है, उसका तकरीबन 105-110 रुपये पर शेयर है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको दिख रही है, वो जो प्राइस रिट्रीट हुई है, सही है, 15 वाली चीज़ 150 हो गई, तो ऑब्वियसली एक तरह से ये कैश फ्लो था जो इनको नहीं मिल सका ओवर द ईयर्स। ठीक है, उस कैश फ्लो से करना क्या था, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी या डिविडेंड बांटने थे। तो एज एन इन्वेस्टर मैं ये डिसअपॉइंट हो गया कि डिविडेंड नहीं आ रहे, अर्निंग्स आ रही हैं, डिविडेंड नहीं आ रहे। सही है, तो और कंपनीज भी नहीं देती हैं डिविडेंड, लेकिन वो क्या करती हैं, वो री इन्वेस्ट करती हैं, तो इन्वेस्टर खुश रहता है, चलो ये पैसा लग रहा है, आगे जाके अर्निंग्स और अच्छी हो जाएंगी। ये जो तेल की सप्लाई है, गैस की प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज़ हो जाए क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी, वो भी नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पैसे गवर्नमेंट के पास फंसे हुए हैं। ठीक है, वो मुझे नहीं मिल रहे तो मैं इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहा। तो एज एन इन्वेस्टर आज के दिन में 23% 22% मुझे पॉलिसी रेट मिल रहा है, 20% पे मेरा बैंक ले लेता है पैसे। ठीक है, तो मैं तो चाहूँगा या तो मुझे दे दे वो पैसे एक कंपनी, ताकि मैं 20% पे इन्वेस्ट कर दूँ, या फिर वो अपना प्रॉफिट 20% से तो ग्रो करे। ठीक है, ताकि मेरी वो हेजिंग तो उधर से चलो 15% कर ले, या उम्मीद हो कि आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट होगी तो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। पर एज एन इन्वेस्टर मुझे पता है ये पैसा तो आ ही नहीं रहा कंपनी के पास, ये गवर्नमेंट के पास है, तो इन्वेस्ट भी नहीं हो पा रहा। तो और इवन कंपनी के पास आए तो वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ करके अपने थोड़ा इंक्रीज करे, थोड़ा कहीं नज़र आए। और मेरे ख्याल में अगर ये आप प्रोडक्शन वाली साइड पे देखें, उस पर कितना इम्पेक्ट है वैसे अभी तक प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ के जो एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज़ ही बिल्कुल ड्राई डाउन हो गई है। 2015-15 में जितने वेल्स ड्रिल होते थे ना, समझ लें आधे से भी कम हो गए अब जो वेल्स ड्रिल हो रहे हैं। आप इस नंबर को इस तरह से देखेंगे, जो नेट रिसीवेबल का नंबर मैं कोट कर रहा था, PPL का ये तकरीबन 350-375 अरब रुपए के करीब है। ठीक है, OGDC का ये 400 अरब रुपए से ऊपर है, 450 अरब है, तो मुझे नंबर याद पड़ रहा है। तो एक साल का बजट 50 से 100 अरब के करीब है। सही है। अब ये मतलब मैंने 4-5 साल की एक्सप्लोरेशन के जो पैसे हैं वो मैं रोक के बैठा हूँ इन कंपनीज़ के, तो वो एक्सप्लोर करेंगी कैसे? सही, ड्राई वेल्स भी निकल सकते हैं, लेकिन एक एफर्ट तो इन्वेस्टर के दिमाग में ये हो कि शायद। और एक्सप्लोरेशन का नंबर है कि पहले कितनी एक्सप्लोर होती थी और अब कितनी होगी, या कितना नीचे चला गया ये नंबर जो है? हाँ, नंबर ऑफ वेल्स मुझे जो याद पड़ रहा है वो 25-30 वेल्स तो ड्रिल हो जाते थे, पहले की बात कर रहा हूँ। अब वो नंबर आधा हो गया है, 20 से कम हो गया है। और ये जो प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है वो पहले कितनी होती थी और अब कितनी हो गई है? आप इस नंबर से अंदाज़ा लगा लेना, पहले मेरे 15 रुपये फंसे हुए थे। हाँ, सही है, आज मेरे 150 रुपये फंसे हुए। सही है, तो ये जो गैप है ये मैं पिछले सालों में डिविडेंड में भी बांट सकता था और एक्सप्लोरेशन में भी लगा सकता था। 400 अरब रुपए मेरे फंसे हुए हैं। 400 अरब रुपए फंसे हुए, रुपया आपका डिवैल्यू हो गया, इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई है, एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सप्लोरेशन जो हो रही है उसकी वो कॉस्ट भी बढ़ गई है। मशीनें जो चाहिए, जो सर्विसेज चाहिए वो डॉलराइज में चार्ज हो रही हैं। तो पहले मैं जितनी एक्सप्लोरेशन कर सकता था उसी पैसे से अगर मुझे मिल जाते, अब रिलेटिवली कम कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सेटल क्यों नहीं हो रहा ना कहीं तो किसी ने, और लगता है ऐसे है कि मैंने आपके देने, आपने उसके देने, उसने इसके देने, उसने मेरे देने, फिर मैंने आपके देने हैं। तो ये तो इंटर पार्टीज़ यानी गवर्नमेंट के अंदर की चीज़ है, इसमें सेटल होने में प्रॉब्लम क्या है वैसे? नहीं, इसमें सिर्फ इंटर पार्टी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जितने पैसे हमें गैस कंज्यूमर से कलेक्ट करने थे उतने किए नहीं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने वो गैप फिल करना था सब्सिडी का। ठीक है, सही है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी उस तरह से सब्सिडी नहीं दी। ठीक है, एनर्जी चेन के अंदर। सही है, वो उसने क्या किया, उसने PPL OGDC की बुक रख ली सर्कुलर डेट पार्क करने के लिए,
या ठीक है। सब्सिडी एज अ सब्सिडी उसकी बुक को यूज़ कर लिया कि हमारे पास पैसे नहीं है तो ये बैलेंस शीट में इसको- रिफ्लेक्ट भी होता है कि इतनी चोरी थी और ये हमारा लॉस है या ये हमने रिकवर नहीं किया, ये जब अपनी ये सालाना उसमें दिखाते हैं, उसमें ये दिखाते हैं किस फिगर में ये नज़र आता होगा वैसे? हाँ, ये आपके यूएफजी लॉसेस होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये कंपनी के उस majorly। पर भी रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे ना वैसे? हाँ, ये SNGPL के बुक पे वैसे पता चल जाता है कुछ अलाउड यूएफजी लॉसेस हैं, कुछ अनअलाउड है। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है उसके अंदर जो रिकवरीज नहीं हो रही, वो एक चीज़ है। लेकिन आप एटलीस्ट कॉस्ट जैसे अभी 50% के इंक्रीज़ का 45% SHGC ने दिया हुआ है, 50% SNGPL ने दिया हुआ है कि इतनी गैस प्राइसेस बढ़ानी है ताकि रेवेन्यू रिक्वायरमेंट पूरी हो। सही है, लास्ट इंक्रीज़ भी काफ़ी सब्सटेंशियल था। तो ये पीछे के बैकलॉग्स ही खड़े हुए ना, जो कि आप गैस प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे थे और वो गैस प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी। चलें, रिकवरी हम 100% भी अज्यूम कर लें, ठीक है, बिल ही कम बन रहा है कंज्यूमर का, तो उतना ही पे करेगा ना जितना कंज्यूमर का बिल बन रहा है। तो ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस के इतनी गैस प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। ये वाली चीज़ अभी पावर में हुई है और चीखें निकल रही हैं सबकी कि पावर में बिल इतने आ गए हो गए। तो बेसिकली एक चीज़ में ये समझ नहीं आती है, एक तरफ से तो हम कहते हैं जी उनको बिल ही नहीं मिले, उनको एक लॉसेस थे, वो सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने कहीं किया, लेकिन दूसरी साइड पे SNGP इतने डिविडेंड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, तो ये क्या सीन है? यानी अगर आप हाँ, एक्चुअली हो ये रहा है कि SNGP के आप नेट रिसीवेबल्स देखें तो वो नेगेटिव है। ठीक है, पैसे तो पेबल ज़्यादा है, रिसीवेबल्स कम है। तो SNGP ने ये किया कि आगे ENP कंपनीज के पैसे रोके और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स बांट दिए। ठीक है, और जो पीछे कंपनीज थी ENP और कंपनीज, उनका ये नहीं बनता कि वो शेयर होल्डर को क्यों डिविडेंड दे रहे हैं ना, वो तो पहले जिनसे परचेज करे उनको तो पहले पूरी अमाउंट दे दे, फिर जाके शेयर होल्डर जो बच जाता है वो कर दे। हो ये रहा है कि हाँ, तो वो जो लॉसेस को अपनी रेवेन्यू में वो प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाते होंगे वैसे कि लॉसेस इज लॉसेस और ये मेरा रेवेन्यू था, ये मेरा एक्सपेंस था। नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्शन आ जाती है उसकी। वो कैसे रिफ्लेक्शन आ जाती है? अगर आपने 100 रुपये की चीज़ आगे अपनी कंज्यूमर से ली, आपको मिल 70 रुपये रहे हैं या 80 रुपये रहे हैं, तो 80 की आएगी ना, तो 80 के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन के साथ रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो डिटरमिन हो गई ना हाँ गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, वो तो उस हिसाब से अपनी अकाउंटिंग चला रहे होते हैं। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव हुकूमत पाकिस्तान पैसा दे ना दे, तो एक्चुअली रिसीवेबल्स में आ जाएगा जो उनको पे करना है। PPL OGDC मारी एक्सेट्रा को, वो उनके पेबल्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो पेबल ज़्यादा हो गए, रिसीवेबल्स कम हो गए, इनको जो थोड़ी बहुत जितनी रिकवरी हुई इन्होंने का डिविडेंड बांट देते हैं पीछे ENP कंपनीज को, और कल को अगर नहीं देते। सर्कुलर डेट सेटल होता है तो SNGP का भी बेनिफिट है कहीं ना कहीं कि उसको भी कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट, उसका रिलेटिवली बहुत कम बेनिफिट है। PPL OGDC का ज़्यादा है। हाँ, PPL OGDC का ज़्यादा है। और मुझे ये बताएं कि चले क्योंकि पैसे उनके पास है ना, तो मारी पेट्रोलियम का कौन कंज्यूमर है ना? मारी पेट्रोलियम इज़ नॉट बेसिकली गिविंग गैस इन द सेम चेन जहाँ पे PPL और OGDCL भी दे रहा है, या वो अपने पैसे ले लेते हैं और वो दो नहीं लेते? मारी पेट्रोलियम का ये है कि उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो बड़े कंसनट्रेटेड है, मेजरली फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर्स हैं, पावर प्रोड्यूसर है, गुद्दू को चली जाती है उसकी गैस। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र जो है वो कैश बेस्ड बिजनेस है, बोरी बेचनी है, पैसे आएंगे, मारी को दे देने पैसे। ठीक है, तो उनका फ्लो रिलेटिवली बेहतर रहता है। लेकिन अब वो रिस्क मारी में भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि अभी इन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया। ऑब्वियसली ये जो आसपास के कंज्यूमर्स हैं इनकी एक लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मारी को और गैस निकल रही है मारी से तो मुझे और कंज्यूमर्स चाहिए होंगे, और कंज्यूमर्स तो है नहीं उस एरिया में या मारी के पास। तो उसने SNGPL से कांटेक्ट किया। सही है, वो SNGPL को भी सेल कर रहा है गैस। ठीक है, और SNGP 15-20% ऑफ टोटल। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें उसके रिसीवेबल्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए फ्रॉम SNGPL, तो वो भी उस चेन का पार्ट बन रहा है। अच्छा, मारी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो यही है कि आप गैस प्राइसेस बढ़ाओ। ठीक है, रिकवरी सही करो। दूसरी चीज़ जो है, जिस तरह से मैंने बताया कि लोकल गैस प्रोडक्शन नीचे जा रही है। ठीक है, तो RLNG का शेयर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, अब LNG जो है वो $12 की है। ठीक है, रिकवरी लेवल्स आपके कम है। ठीक है, और वो कहीं वेकॉक की या वेटेड एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं आती। आप सर्दियों में उठा के आप वही LNG जो है कंज्यूमर को भी दे देते हो और उससे नेचुरल गैस का रेट लेते हो, तो एक गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलें, जिन कंपनीज को जा रही हैं वो तो नॉर्थ में वो तो पूरे पैसे दे देती हैं,
लेकिन कंज्यूमर के लिए तो एक ही रेट है हाँ जो ओगरा ने डिटरमिन किया हुआ है, उनसे आप स्पेशल रेट चार्ज नहीं कर सकते। हाँ तो जो RLNG बढ़ती जा रही है उसका भी रिफ्लेक्शन आपको आगे जाके दिखाना है कि भाई इतनी हम RLNG ले रहे हैं विच इज़ 25-30% ऑफ माई टोटल हाँ गैस रिक्वायरमेंट। तो इतनी कॉस्ट मेरी है तो उस हिसाब से मुझे रिकवर करना है। हाँ। तो एक और चीज़ आपको एक पुश मिलता जाएगा जो कॉस्ट को है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उसका शेयर बढ़ता जाएगा विद ईच पासिंग ईयर। और ये इनका जो ओगरा का जो हम सुनते रहते हैं कि उनका सेशन हुआ और उसमें एक रिकमेंडेशन ही, वो रिकमेंडेशन गई, वो आगे शायद रिजेक्ट हो जाती है या इम्प्लीमेंट नहीं होती। वो बेसिकली उसी इंटरनेशनल पे प्राइसिंग की जो चेंज है या जो कॉस्ट की चेंज आ रही है उसके अगेन एडजस्टमेंट टू कंज्यूमर होता है ना कि कंज्यूमर कितना पे करेगा। और वो चेंज हो भी रही है पिछले 1-2 साल में, या वो भी एज ए सब्सिडी अपने आवाम को सहूलत में दी हुई है और नहीं, एकदम हमें पता चलेगा? उसमें गैप्स हैं, पर ये अभी जनवरी में एक इंक्रीज़ किया था। ठीक है। पर आप ये देखें ना कि दो चीज़ है ना, अभी जैसे मैंने करेंसी बताया, ऑयल बताया, आप करेंसी को नहीं कंट्रोल करोगे हाँ तो ये तो परपेचुअल इंक्रीजेज है हाँ कि करेंसी अगर 280 की थी, 250 की थी, वो बढ़ के अगर 300 पे हो गई है। 300 पे हो गई तो एक पुश वैसी मिल गई आपको हाँ कि अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपने और रिकवरी करनी है। पावर टैरिफ्स का भी यही है कि करेंसी से इतना ज़्यादा लिंक्ड है हाँ कि उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये परपेचुअल इंक्रीजेस बड़े बड़े आते रहेंगे। छोटे मोटे इंक्रीजेस तो चलें बर्दाश्त के काबिल होते हैं, 5-10% का इंक्रीज़ आ रहा है हर साल, लेकिन करेंसी अगर सब्सटैंशली डेप्रिशिएट होती रही तो फिर ये प्रेशर बना रहेगा और आप बढ़ाओगे नहीं तो सर्कुलर डेट में ऐड होता रहेगी चीज़। हाँ। और अभी अभी जो प्राइसिंग रिवाइज होगी वो कब होती है? फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है? 1 जनवरी था, अब क्या मिड ऑफ उसमें होगा या 1 जनवरी नहीं, को ही? एक पेंडिंग है, वो इनको अप्रूव तो कर देना था 40 दिन के अंदर। हाँ हाँ, वो टाइम तो पास हो गया, हाँ तो आ तो कभी भी जानी चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव कर दे। हाँ। ये ठीक पावर है, के जो प्रोटेस्ट ख़त्म होंगे ना फिर वो शायद हो जाए। हाँ प्रोबेबली। पता नहीं किस वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी पेट्रोल प्राइसेस में तो PDL बढ़ा दिया, तो अगर उधर बढ़ा दिया पता नहीं ये गैस प्राइसेस पे। अभी की जो गैस प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, क्या हम ये कह सकते हैं दिस इज़ पॉजिटिव फॉर PPL एंड OGDCL के हाँ इनको हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक हाँ वो मिलेगा? हाँ। या फिर हम ये कहेंगे कि यार ये जो गैस प्राइसेस है ना ये 250 से 300 का डॉलर हो गया, उसी को गैस को पास ऑन किया, अभी तो मेजर वाली चीज़ हमने की नहीं है। नहीं, इनको थोड़ा सा क्वेश्चन तो मिल जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, गैस प्राइसेस बढ़ गई, अज्यूमिंग रिकवरीज आपकी सही रहती हैं, वो फ्लो आउट भी होती रहती हैं PPL OGDC की तरफ। हाँ और एक सिग्नल ये भी मिल जाएगा ना कि अभी इतनी बढ़ गई हैं तो आगे भी शायद जो रिवीजन है हाफ ईयरली वो होता रहे, हर 6 महीने बाद आपने देखना होता है और बढ़ाना होता है। और एक चीज़ जो कि शायद कुछ लोग जो PPL और OGDCL की इनकम स्टेटमेंट देखकर खुश होते हैं कि ये तो प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहे हैं और हम पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या चीज़ देखनी है इन दो कंपनीज़ में, स्पेशली किस जगह पे देखनी है जहाँ पे आपको लगे कि ये कंपनी के हालात बेहतर हो रहे हैं या कंपनी के हालात वर्स्ट हो रहे हैं, तो वो क्या चीज़ होगी? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बैलेंस शीट ही देखनी चाहिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, उसमें ट्रेड डेट्स का नंबर पे फोकस होना चाहिए कि ये किस तरह से मूव हो रहा है। ये ऊपर प्रॉफिट तो आ रहा है, ठीक है, ऑयल चलें 80 भी हो जाए 70 भी हो जाए तब भी नंबर्स तो सबको पता है 2-2-3-3 के PE पे है ना, कोई ऐसा एक्सपेंडेड PE तो नहीं है। लेकिन कैश फ्लो नीचे से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाए तो ट्रेड डेट्स वो अगर आपको डिक्रीज हो रहे हैं तो हाँ वो मूवमेंट आपको देखे कि अब पैसे रिलीज़ हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास, तो ठीक है एक पॉजिटिव सिग्नल होगा कि अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है। और कंज्यूमर एंड पे जब हमें ये नज़र आया जी गैस की प्राइसेस बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल में उसमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ठीक है वो एक हिट तो पड़ेगी गैस पे, लेकिन आप थोड़ा समझ के, होपफुली जो लोग हमारा सुन रहे हैं, द वन बेनिफिट साइड इज़ कि यू गो एंड टेक सम एक्सपोजर इन PPL एंड OGDCL, क्योंकि इवेंचुअली कितना सर आपने कहा था 150 रुपया PPL पर शेयर का डिविडेंड अभी जो रिकवरी है ट्रेड डेट्स माइनस ट्रेड पेबल जो है तकरीबन और वो के आसपास अभी मेरे ख्याल में 70 के अराउंड है PPL, हाँ, तो उसके हाँ, डबल तो ऑफ ये दी। देखे ना मार्केट कैप का हाँ डबल पैसा फंसा हुआ है एक तो कंपनी। इसका मतलब है जब ये चीज़ें रिलीज़ होंगी तो 70 रुपये का एक शेयर आपको कंपैरेटिवली एक शेयर के अगेंस्ट दो शेयर्स का आपको डिविडेंड मिल रहा है, कि 70 का एक लिया और 140 का ड्यू है डिविडेंड जो मुझे मिल सकता है। अच्छा, ये तो पीछे के पैसे फंसे हुए हैं और आगे ठीक क्या है, भी? ये गैस प्राइस इंक्रीज होगी तो आगे की ट्रेजेक्ट्री जो है ना वो इम्प्रूव होगी। अच्छा पीछे से पैसे जो हैं हाँ वो तो कोई वन ऑफ सब्सिडी देनी पड़ेगी कहीं हाँ से,
उसको एडजस्ट करने के लिए। हाँ वो चलता भी रहे, लेकिन अगर वैसी रिकरिंग बेसिस पे हाँ इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाए कि आगे जो पैसे कमा रही है कंपनी वही एटलीस्ट उसका कैश फ्लो पूरे होते जाए, हाँ। तब भी मतलब सही है वो। मतलब मुझे डिविडेंड्स तो मिलना स्टार्ट हो और जाएंगे, ये जब पीछे सेटलमेंट के होगी, पैसे फंसे रहे। एक तो अप्रिसिएशन ये हो जाएगी ना कि इनका डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस अपने आप को उधर मूव करना स्टार्ट करेगी जहाँ पे शेयर होल्डर को उसका बेनिफिट नज़र आना होगा। और फिर जो आगे की ट्रेजेक्ट्री है वो फिर इसको फर्दर भी ड्राइव कर सकती है कि आगे किधर जा सकता है। तो स्टिल मेरे ख्याल में आई वुड स्टिल रिकमेंड कि इतना रिस्क तो बंदे को ले लेना चाहिए, प्रोवाइडेड के होपफुली जब ये चीज़ें सेटल होंगे, और जो कि हमें लग रहा है IMF के उसके बाद इनों के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, इन्होंने करनी ही करनी है। इट्स नॉट लाइक इट्स बाय चॉइस दे आर नॉट डूइंग इट। अभी जो हिट हमें इस पे पड़ी है, जो आपके जो बिल्स हैं अभी इलेक्ट्रिसिटी के, इस तरह का एक हमें जो बिल है ना वो गैस में भी अभी हमें स्वैलो करनी है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द कंज्यूमर साइड, बट इवेंचुअली जो बिजनेस साइड है उनकी चीज़ें शायद कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए। हाँ, रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं बाई साइड पे हूँ, जी पर जी। हाँ ये ट्रिगर्स अच्छे हैं। मतलब मसले यही हैं कि रिकवरी होती नहीं है, सर्कुलर डेट में पैसे फंस जाते हैं। वेरिएबल्स मैंने बता दिए, करेंसी का हैज है, अर्निंग्स बढ़ जाती हैं करेंसी बट डिप्रिशिएट होती है। तो साथ में जो आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, लेकिन नीचे पैसा फंस जाता है। तो ऑयल वाली पैसा, साइड पे तो इनका मसला नहीं है ना, वैसे ऑयल वाली साइड पे जो इनका फ्लो है वो हाँ ठीक जा रहा है। वो उसमें इतना मसला नहीं है क्योंकि अब फर्नेस ऑयल रिलेटिवली कम बनता है, तो रिफाइनरीज के पैसे उतने ज़्यादा नहीं फंसते। रिफाइनरीज से फ़्लो भी बेहतर होता है ऑयल वाली साइड पे। मेजर मसला जो है वो गैस वाली साइड पे। पावर प्लांट से भी पैसे सही आ रहे हैं। गवर्नमेंट पावर वाली साइड पे एडजस्टमेंट भी दे देती है, जैसे सब्सिडी से लास्ट ईयर भी इन्होंने पैसे निकाल के IPPs को दे दिए थे, तो वो एक फ़्लो बन जाता है पैसे का। लेकिन गैस वाली साइड पे ऐसे वन ऑफ पैसे मिल नहीं रहे, तो वन ऑफ नहीं मिल रहे तो वो चेन में फ़्लो नहीं हो रहे। तो अभी पावर टैरिफ्स भी बढ़ते रहे तो उधर से भी थोड़ी सी, लेकिन वो टैरिफ इंक्रीज जो है वो करेंसी की वजह से, लोअर रिकवरीज की वजह से, उधर सर्कुलर डेट का मसला फिर से वो रीजुविनेट हो जाता POL जो है वो ऑयल साइड पे ज़्यादा है, हाँ, हमारी पेट्रोलियम और गैस साइड पे ज़्यादा है, हाँ। लेकिन उनके क्योंकि ज़्यादातर 80% ऑफ देयर बिजनेस है, तो इसी वजह से दे आर नॉट इम्पेक्टेड प्राइमरीली। PPL और OGDCL में क्या परसेंटेज है ऑयल की वैसे जो इनके? PPL वुड बी अराउंड 60% के करीब गैस रेवेन्यूज़ होंगे, और OGDC में 50-50 के आसपास होंगे। इन दोनों के आगे उसमें पीछे ही तो ये जो अभी जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली 50 या 60% ऑफ देयर गैस पोर्शन है जिसका प्राइमरीली ज़्यादा इम्पैक्ट है। और ये जो जिस तरह अब मैं अगर वैसे बात करूँ, जो PSO वगैरह हैं ये भी पहले इन्हीं से बाय करते हैं, या इनका जो होता है ये पहले अपनी इन्हीं को देते हैं और फिर वो रिमेनिंग अपनी इम्पोर्टेड इस पर लेकर आते हैं? हाँ मतलब हाँ, PSO पहले रिफाइनरीज से लेगा, ठीक है फिर इम्पोर्ट करेगा। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपकी लोकल प्रोडक्शन इतनी कम है कि आपने इम्पोर्ट करना ही है। हाँ ऑब्वियसली उसको भी पता है इधर से तो पूरा नहीं होगा। ठीक है। सही है। PSO भी पहले उस तरफ फंसता था, फर्नेस ऑयल की तरफ फंसता था, क्योंकि पावर सर्कुलर डेट का बड़ा मसला था। ठीक है, लेकिन अब वो LNG सप्लाई कर रहा है, तो जो गैस सर्कुलर डेट है वो PSO की बैलेंस शीट उसकी वजह से अफेक्ट हो रही है। ठीक है ना, उसके रिसीवेबल्स खड़े हो रहे हैं। तो गैस के इशू का रेजोल्यूशन अगर हो जाए तो PSO भी एक बेनिफिशरी होगा कि उसके रिसीवेबल एक्यूमुलेशन रिलेटिवली कम होगी, कैश फ्लो रिलेटिवली बेहतर हो जाएगा। अगर आपने ये RLNG की प्राइसिंग को भी इंक्लूड कर दिया अपनी ओवरऑल प्राइसिंग स्ट्रक्चर के अंदर। और अभी हमने देखा जैसे है POL की आपने बात की, POL इसलिए भी थोड़ा सा ऑयल की वजह से तो कह सकते हैं, लेकिन उसकी जो चेन है वो ग्रुप कंपनीज में ही है। ठीक है ना, वो ATRL को देता है, ATRL से APL जाता है। और ये फ्लो portion- बड़ा मज़े का है इनका। हाँ। ये जो ग्रुप है ये मैंने, अगर आप अभी भी ऑयल कंपनीज़ को अगर थोड़ा रिव्यू करें तो अटक पेट्रोलियम इज़ फार बेटर देन एनीथिंग। आप बेशक रेवेन्यू में ट्रिलियन रुपीस से ऊपर चला गया है PSO, लेकिन हमेशा उनका कॉस्ट और उनकी अगेन वो सर्कुलर डेट वाला जो मसला है कि उन्होंने इससे लेने हैं उससे लेने हैं, वो इतना ज़्यादा क्योंकि है। उसकी प्रोडक्शन वो जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो इस तरह की है, ज़्यादा मोटर स्पिरिट है, पेट्रोल डीजल की सेल्स हैं। फर्नेस ऑयल रिलेटिवली कम है, फर्नेस ऑयल है भी तो वो अपनी पावर कंपनी को है, अटक जैन को है अच्छा खासा मेजॉरिटी, तो वो फ्लो सही बना रहता है।
और अब तो खैर वो पावर की साइड पे पैसे मिल जाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा ये RLNG वाली साइड पे सिर्फ PSO है, ओनली OMC, हाँ तो इसलिए अटक पेट्रोलियम उस कैश फ्लो के मसले में नहीं फंसता, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी इसलिए रिलेटिवली इम्यून रहता है हाँ इस तरफ से, हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। क्योंकि गैस की प्रोडक्शन भी कम है, सही है, हाँ और ऑयल है भी, तो वो अपनी ग्रुप कंपनीज की तरफ ही जा रहा है, फ्लो जो हो रहा है। चले एतजाज़ भी, ये तो ऑयल एंड गैस का थोड़ा सा हो गया ना। अब आप आए हुए हैं तो मैं सोच रहा था कि दो सेक्टर्स जो मुझे लगता है कि हमें आज डिस्कस करने चाहिए, एक बैंकिंग और दूसरा सीमेंट। तो बैंकिंग को अगर थोड़ा सा इसी तरह आप थोड़ा जनरली बताते हैं कि उनका बिज़नेस काम कैसे करता है, एंड देन व्हाट आर द प्लेयर्स हु आर बेसिकली इन द बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, बैंक्स का काम जो है, मॉडल तो बड़ा सिंपल है। हाँ, जिस तरह से हम डिपॉज़िट खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें डिपॉज़िट डालते हैं, ठीक है। तो बैंक का काम यही है कि वो डिपॉज़िट ले, तो डिपॉज़िट आ गया, उस पर अगर 3 किस्म के डिपॉज़िट्स होते हैं जनरली, करंट, सेविंग और फिक्स्ड। हमें पता ही होगा, फिक्स्ड में आपके पैसे एक टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड हो जाते हैं और एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा होता है आपको। सेविंग्स क्या होता है, उसमें कभी भी चेकिंग डिपॉजिट है, कभी भी इन आउट आप कर सकते हो, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है, जो कि जनरली पॉलिसी रेट जो चल रहा है उस -1.5% फिक्स किया हुआ है कन्वेंशनल में कन्वेंशनल में स्टेट बैंक ने फिक्स किया हुआ है प्रूडेंशियल रेगुलेशन के थ्रू। करंट अकाउंट इज़ योर ज़ीरो कॉस्ट डिपॉजिट, ठीक है, आपको सूद नहीं चाहिए या किसी और वजह से बैंक कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है, तो वो करंट डिपॉजिट्स में चला जाता है। तो ये पैसे आ गए बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक ने करना क्या है, आपको पैसे देने, इंटरेस्ट देना उसके ऊपर, ठीक है। पैसे कमाने के लिए क्या करता है बैंक, एक स्प्रेड बनाता है उसके ऊपर, वो कहीं पे इन्वेस्ट करता है पैसे। इन्वेस्ट किधर करता है, एडवांसेस में कर सकता है। आपको गाड़ी का लोन चाहिए, आपको लोन दे दिया, किसी कंपनी को फैक्ट्री सेटअप करनी है, उसको लोन दे दिया, ठीक है। आपको अगर पॉलिसी रेट -1.5% पे सेविंग डिपॉजिट दिया है, तो किसी इंडस्ट्री को लोन दे दिया, आपको कार लोन दे दिया काइबोर प्लस 3% के ऊपर, 2% के ऊपर, किसी कंपनी को लोन दे दिया काइबोर प्लस 2% के ऊपर। काइबर क्या होगा वैसे? काइबोर जो है वो तकरीबन 1% ऊपर चल रहा है, हाँ, 1 से 1.5% ऊपर चल रहा है आपके पॉलिसी रेट से, ठीक है। ये बैंक्स जो हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इतने पे लैंडिंग कर सकते हैं, हाँ, किसी को। और काइबर का जो रेट है वो स्टेट बैंक का? सुबह नहीं, बैंक्स आपस में डिसाइड, मतलब एक लिस्ट चली जाती है कि इतने 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 पे हम लैंडिंग कर सकते हैं, ऑफ़र इतने पे दे सकते हैं किसी और बैंक को टू टेक मनी, ठीक है। तो वो सुबह एक मेरे ख्याल से 11 बजे का कट ऑफ होता है। कुछ बैंक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स हैं, उनके पास से जाती हैं, और वो एक एवरेज डिटरमिन हो जाता है, कट ऑफ डिटरमिन हो जाता है कि आज का काइबोर ये है, ठीक है ना। और उस काइबोर पे, वो काइबोर प्लस है स्प्रेड, बैंक्स अपनी लैंडिंग कर रहे होते हैं, एडवांसेस दे रहे होते हैं, ठीक है। वो ऑब्वियसली एक पीरियड के लिए फ़िक्स होता है। आप गाड़ी का लोन लोगे तो 6 महीने के लिए फ़िक्स हो जाएगा, या 1 साल के लिए फ़िक्स हो जाएगा, तो 1 साल बाद वो रिवाइज़ होगा। इंडस्ट्रियल लोन्स में भी ये होता है, ठीक है, कि किस तरह से वो रीप्रोफाइलिंग किस तरह से हो रही है इंटरेस्ट की, ठीक है। तो ये स्प्रेड कमाने का काम है बैंक का मेजर लेवल पे, ठीक है। इसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, कि इतने के मैंने डिपॉजिट्स लिए और ये मैंने आगे दे दिए। दूसरा एवेन्यू इन्वेस्टमेंट है, जो अब मेजर एवेन्यू बन चुका है बैंक्स के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेजरली लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, किसी कंपनी का बॉन्ड ले सकते हैं, कोई कमर्शियल पेपर ले सकते हैं, लेकिन जनरली 80% जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, जिसके अंदर T-बिल, बॉन्ड्स, PIBs, फ्लोटिंग बॉन्ड्स, सुकूक्स, इजारा सुकूक्स, ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उधर एक आप स्प्रेड बना रहे हो, ठीक है। T-बिल में 22-23% के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 22% का पॉलिसी रेट है, थोड़े सस्ते पे मैंने डिपॉजिट लिया है, तो 1 से 2% का स्प्रेड मैं बना के चल रहा हूँ उसके ऊपर भी, ठीक है। तो 2% मेरा नेट लेवल के ऊपर, नेट इंटरेस्ट इनकम लेवल के ऊपर प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें करते हैं बैंक्स, अच्छा, ये फर्दर इसको एक्सपेंड करने के लिए, एक तो डिपॉजिट से आ गए ना मेरे पास पैसे आगे लगाने के लिए, दूसरा बोरिंग एवेन्यू है,
ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। ठीक है, वो स्टेट बैंक आ जाता है कि मुझे पैसे फ्लोट करना है, कि जिस बैंक को चाहिए ले ले, तो वो पॉलिसी रेट्स के आगे पीछे करता है, थोड़ा सा नीचे करता है। तो बैंक्स खड़े हो गए, हम ले लेते हैं बोरिंग, वो बोरिंग लेके दोबारा यही करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते और स्टेट बैंक क्यों करता है ये? हैं। स्टेट बैंक इसलिए करता है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को पैसे चाहिए। एक रीज़न तो ये स्टेट बैंक के लेवल पे कि उसको लग रहा है कि लिक्विडिटी शॉर्ट है मार्केट के अंदर। ठीक है, पैसों की ज़रूरत है बैंक्स को। ठीक है, तो एक तो ये कि वो डिस्काउंट रेट पे जाके ले सकते हैं, सही है। लेकिन स्टेट बैंक ये ऑप्शन दे देता है खुद से कि मैं पैसे फ्लोट कर रहा हूँ, सही है, लिक्विडिटी पंप करने के लिए वाले मार्केट पैसे में। जो प्रिंट होकर फ्लोट हो रहे हैं, ये कुछ पैसे? हाँ, प्रिंट होके हो रहे होते हैं। अच्छा, प्रिंट करके हाँ, आप फ्लोट हाँ। कर देते हो। और ऑन द बैक रीज़न ये होता है कि हुकूमत पाकिस्तान को भी पैसे चाहिए। ठीक तो है, अपना हुकूमत फिस्कल डेफिसिट फंड करने के लिए। तो हुकूमत पाकिस्तान पैसे रेज करने के लिए भी ये कहती है स्टेट बैंक आप पैसे छाप के दो और फिर वो मेरे पास पैसे आए, क्योंकि वो टी बिल्स वगैरह जब होंगे मैं वो उसको डायरेक्ट स्टेट बैंक से नहीं ले सकता, अंडर IMF कंडीशनैलिटीज़, तो बैंक से ही ले सकता है। बैंक्स के पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, कह रहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, इतना डिपॉजिट थोड़ी आए कि हम इतने टी बिल्स ख़रीद सकें। तो उधर स्टेट बैंक से फंडिंग आ जाती है, तो वो चीज़ इन्वेस्ट हो जाती है और बैंक्स को पैसे भी बन जाते हैं। सो ये एक स्प्रेड भी बन रहा है। आप अगर फॉर एग्जांपल ट्रिलियन रुपया छाप रहे हो या फॉर एग्जांपल बिलियन रुपया छाप रहे हो, मार्केट में फ्लोट कर रहे हो, इवेंचुअली वो गवर्नमेंट के ही पास आ रहा है, और गवर्नमेंट अगर 1 बिलियन रुपया उठाती है तो बेसिकली उसके ऊपर 20% का वो दे रही है, और वो 20% जो है उसमें से आप कह सकते हैं कि 19% दोबारा स्टेट बैंक के ही पास जा रहे हैं और 2% बैंक अपना रख रहे हैं। हाँ, ऐसी। सो बेसिकली मतलब आप 1 बिलियन के स्प्रेड, एक 19% आप ही के पास आ जाते हैं। स्प्रेड मैंने बना लिया और हाँ, और वो बाकी गवर्नमेंट को मिल गया, उसको मिल गया, तो इस तरह हो गया। हाँ। तो ये अभी मैं देख रहा था, जैसे पिछले 5-7 साल में हम 15 ट्रिलियन का हमारी सर्कुलेशन थी मनी की, जो कि 24 ट्रिलियन पे आ गई है पिछले 6-7 साल में। तो मेजरली यही चीज़ होगी कि कंपनी, ये गवर्नमेंट जो है डेफिसिट अपना पूरा करने के लिए मनी को फ्लोट करती है, मनी को खुद ही उठा लेती है, उठा के वो इसी सर्कल में बैंक अपना पैसा बना देता है थोड़ा सा, और वो इवेंचुअली सारा स्टेट बैंक के पास जाता है, और यही सर्कल चल रहा होगा ना अभी जो चल रहा है मेजरली। हाँ, एक रीज़न ये है, एक रीज़न तो ये ओमो है कि उधर से छप रहे हैं पैसे, और छप क्यों रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, आपका डेफिसिट इतना बड़ा है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सही है, वो कहीं से तो फंड करना है, सही है। जैसे इस साल का बजटेड नंबर 7.5 ट्रिलियन के करीब है, सही है, नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव मुझे कहीं से फिल करना है, सही है, कहीं से पैसे लेकर आने हैं, बोरिंग करनी है मुझे, सही है। बोरिंग के 2 एवेन्यूज़ हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। या तो बाहर से इतना पैसा आ जाए, ठीक है, एक्सटर्नल फंडिंग इतनी मिल जाए मुझे कि मुझे लोकल सोर्सेज पे नहीं रिलाई करना पड़े। अगर मुझे लोकल लेवल पे लेना है तो फिर मुझे बैंक से मांगने पैसे कि यार ये 7.5 ट्रिलियन है, 2 ट्रिलियन मैंने बाहर से ले लिए हैं, सही है, डॉलर्स में आ गए 2 ट्रिलियन रुपए कन्वर्ट करके, और 5-5.5 ट्रिलियन मुझे लोकल लेवल पे उठाना है। तो लोकल लेवल पे मैं बैंक्स के पास जाऊंगा, प्राइस बॉन्ड्स फ्लोट करूंगा, इस तरह के एवेन्यूज़ देखूंगा। तो मेजरली यही है, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्लोट करूंगा। वो करूंगा तो बैंक्स आगे से या तो अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज़ चोक कर दें, एडवांसेस ख़त्म करें कि सब गवर्नमेंट को देना हमने, वो भी नहीं हो सकता, इकॉनमी बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, सही है। तो बैंक्स बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो उधर स्टेट बैंक को छाप के और इस दिन लैंडिंग करनी पड़ती है। लिमिटेशन कि आप फॉर एग्जांपल एडवांसेस इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते अपनी टोटल इसका, ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई बैंक है मैंने एडवांसेस नहीं देने और सारा कुछ मैंने गवर्नमेंट को ही देना है, तो कोई लिमिटेशन भी है। और अभी करंटली अगर मैं ऑन एवरेज देखूं तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो एडवांसेस में कितना दे रहे हैं और गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं अपने टोटल? ADR 50% के करीब है, लेकिन IDR आप देखेंगे तो ADR क्या हुआ वैसे? एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो। ठीक है, वो 50% का मतलब हो कि 50% आप इस तरह लोगों को दे रहे हैं? डिपॉजिट का आपने 50% हाँ एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया, और बाकी 50% आप सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं डिपॉजिट का। लेकिन आप IDR इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो निकालेंगे तो 70-80% आ जाएगा, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट बोरिंग भी की हुई है ना मैंने, और बोरिंग तो मैं मैंने स्टेट सिर्फ बैंक से ली डिपॉजिट का हुई है। देख रहा हूँ। हाँ, ठीक है, एक मेजर चंक जो है वो स्टेट बैंक से ही आया हुआ है बोरिंग का। अच्छा, तो डिपॉजिट्स का मतलब ये 100% नहीं बन रहा है, ये 100 से ऊपर बन रहा है, क्योंकि दोनों वो का आपने स्टेट बैंक से लिए हुए हैं। बोरिंग करके आगे दे दिया मैंने।
ठीक और है। उस पर भी मैं एक स्प्रेड पॉजिटिव कमा के अपना NII बूस्ट कर रहा हूँ। NI क्या हुआ? नेट इंटरेस्ट इनकम, यही नेट जो इंटरेस्ट गैप का, है, अच्छा ये ठीक है, वाली चीज़। सही है। और मुझे ठीक है ये ना। बताएं कि जो हम लोग ज़्यादातर करंट अकाउंट में रखते हैं, तो क्या बैंक उसको टच कर सकता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट या एडवांसेस या डिपॉजिट्स में कर सकता है, या वो हाँ नॉन यही टचेबल है, है? एक बैंक के लिए सबसे अच्छा डिपॉजिट करंट अच्छा। अकाउंट डिपॉजिट है। ठीक है, हाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको लोन दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपको लोन दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल काइबोर प्लस 2% पे, 25% पे लोन दे रहा हूँ मैं हाँ आपको। ठीक है, आपने पहले सेविंग अकाउंट एक बंदे ने खुलवाया, उसको मिलते हैं 22% माइनस 1.5%, 20.5%। ठीक है, तो मैं 25% का लोन देता हूँ तो मेरे पास कितने 4.5% पीछे बचते हैं। ठीक है, दूसरे बंदे ने करंट अकाउंट खुलवाया, तो सारा 24 बच गया। हाँ, तो वही लैंडिंग मैंने की और पूरा और 25% ये मेरी जेब में चला गया। कंपनी की स्टेटमेंट्स में ये तो कहाँ जिस से तरह से पता? आपने खुद ही हाईलाइट कर दिया, तो जो बैंक करंट अकाउंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, मुझे बैलेंस शीट देखनी चाहिए कि ओवर द पीरियड करंट अकाउंट्स में ग्रोथ किसकी ज़्यादा अच्छी आ रही है। ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ तो मैंने देख ली कि यार चलो 20% की आ रही है, 15% की आ रही है, लेकिन विद इन डिपॉजिट ग्रोथ किस सेगमेंट में मिक्स किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट पे डिपॉजिट का नंबर होता है और उसके अंदर नोट नंबर होता है, आप जाके आराम से देख सकते हैं किसके पास कितने करंट अकाउंट है, कितने फिक्स्ड हैं, ये कितने नोट नंबर सेविंग है। बैलेंस शीट में कौन सी जगह पे होंगे ये? नोट नंबर नहीं याद, पर वो बैलेंस शीट में आपको देखेगा उधर नोट नंबर लिखा होगा, अच्छा, आप सही है। चले जाएं उस नंबर के ऊपर, हाँ। उधर और पूरा ब्रेकअप दिया हुआ होता वैसे आपको आइडिया है कि इसके ज़्यादा करंट अकाउंट वाली होल्डिंग है वैसे एज ए बैंक कौन सी में कर? है। MCB के पास अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वो शिफ्ट भी कर रहा है हाँ सेविंग से करंट में। हाँ मीज़ान के पास अच्छे हो गए हैं, हाँ अल्फला का फोकस बढ़ गया है। हाँ। ठीक है, तो ये कुछ बैंक से जो अच्छा, एक मुझे बताएं, शरिया कंप्लाइंट के अंदर सेविंग के अंदर 10% क्यों दे रही है ना? मैंने इस्लामिक ये मीज़ान में कुछ लोग कह रहे थे, मैंने ग्रुप में भी देखा कि मीज़ान वाले जो सेविंग के अंदर है, इतनी हाई इन्फ्लेशन, इतने हाई इंटरेस्ट के ऊपर 10% क्यों दे रहे हैं वैसे वो? अच्छा, जैसे हमने बात की कि 1.5% का गैप रखना है, हाँ ये सिर्फ आपने जिस तरह से हाईलाइट किया, ये सिर्फ कन्वेंशनल के लिए है। ठीक है इस्लामिक के ऊपर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो चाहे तो 0 दे, 5 दे, 10 दे, हाँ 20 दे, ज़्यादा भी दे दे, हाँ वो इस्लामिक बैंक की मर्ज़ी है। हाँ ठीक है, उसके पीछे मतलब ये चीज़ है कि शरिया एडवाइज़र जो हैं वो कहते हैं आप किसी तरह से फ़िक्स रिटर्न कोट नहीं कर सकते कि पॉलिसी रेट माइनस इतने % आपको मिल जाएगा। हाँ, बस ठीक है, उसको हाफ ही कर दो, कोई फ़र्क नहीं है, हाँ चलता है। हाँ हाँ, तो इस तरह से पर और उसका फ्लिप साइड ये भी है ना, फिर लोग दे क्यों रहे हैं पैसे? हाँ अब वो दे रहे हैं 10% पे, डिपॉजिट आ रहा है, अच्छी ग्रोथ है, हाँ तो मैं 10% पे लगाता रहूँगा। हाँ अगर मुझे डिपॉजिटर मना कर दे कि मुझे देना ही नहीं है 10% पे क्योंकि दूसरे 20% दे रहे हैं, तो मैं शायद पाकिस्तान में जैकअप तो कर दूँ, उसको 15-20% कर दूँ। मैं तो अगर मेरे पास डिपॉजिट आ रहा है तो मैं 10% पे अच्छा डिपॉजिट आ रहा है जितने को मैं के आगे इन्वेस्ट कर सकूं, तो मैं 10% पे ही रखूँगा। ठीक है ना, अगर नहीं आ रहा होगा तो 11-12 कर तो लूँगा। फिर मैं बढ़ाता रहूँगा उस रेट तो को आप कि मेरे डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए वो करोगे, लेकिन उसको कोई फिक्स नहीं रखोगे, क्योंकि फिक्स में आप उस इस्लामिक उस पर नहीं जा रहे हो एक लिहाज से। हाँ तो इसका एग्जैक्टली। मतलब ये हुआ कि जितना सेविंग आपका इस्लामिक में मीज़ान में पड़ा है, अपार्ट फ्रॉम करंट में तो पूरा मिल जाता है, उनको उनकी सेविंग का जो स्प्रेड उसको 12% कम अज़ कम तो ले ही रहे हैं वो। हाँ ऐसी है, इस्लामिक बैंक्स में ये होते हैं रेट्स बढ़ रहे हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है अपना स्प्रेड फर्दर इंक्रीज़ करने की कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंक के पास वो लेवरेज नहीं है। सही है, क्योंकि उसको सेविंग रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, वो करंट अकाउंट पे खेल सकता है। ठीक है, या TDR के रेट्स उस तरह से नहीं बढ़ाए, हाँ जो कि जनरली आपको बढ़ाने पड़ते हैं, कोई फिक्स करा रहे तो वो अच्छा रेट ही मांगेगा। तो इस्लामिक बैंक्स में ये है कि मैं करंट पे तो 0 दे ही रहा था, सेविंग पे अगर रेट्स बढ़ गए हैं सिग्निफिकेंटली, से ये 22% चले गए, तो सेविंग्स पे कन्वेंशनल बैंक 1.5% का स्प्रेड रख रहा है पॉलिसी रेट से। जैसे मीज़ान अगर 10% दे रहा है तो वो 12% का स्प्रेड रख रहा है सेविंग्स के ऊपर। और वो ठीक है, नज़र भी आ रहा है आपकी बॉटम लाइन हाँ के हाँ, ऊपर। बॉटम लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी है, डिपॉजिट ग्रोथ ओवरऑल भी बहुत अच्छी है, और करंट अकाउंट ग्रोथ
भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में एक तो लोगों को उम्रा और हज का सवाब है, दूसरा सवाब वो इस चीज़ का लेते हैं कि मेरा जो पैसा है ना वो मीज़ान में पड़ा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली सेंसिबली उनको लगता है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त एक उसका है। हाँ, ब्रांड वैल्यू बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इस्लामिक बैंक का नाम आपके दिमाग में आता है तो आप सबसे पहले मीज़ान आपके दिमाग में क्लिक करता है। हाँ, और फिर सर्विसेज वगैरह भी अच्छी हैं, तो ये रीज़न भी हो शायद कि हाँ ऐप बहुत अच्छी है, ये चीज़ें बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मेरे ख्याल में अपने ब्रांड को बेहतर करने पे भी बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है एक लिहाज से। यू कैन सी फ्रॉम द कस्टमर सर्विस एज वेल, इंटरेक्शन जब आप एज ए कस्टमर कर रहे होते हो तो बड़े अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ लेकिन रिवर्स होती है तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंक। ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं 12% के, अभी 12% का स्प्रेड है ना अगेंस्ट पॉलिसी रेट, 22% से पॉलिसी रेट हो जाता है 10%। हाँ, और ये 10 पे ही दे रहे होंगे। सही है। ये ऑब्वियसली कम करते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि ज़ीरो कर दें। हाँ, सही है। वो ये तो जब 7-8% पे था तो तब कितना चार्ज कर रहे होंगे ये 3.5 से 4% करीब था, और कन्वेंशनल तब भी 5-6% पे ही दे रहा होगा, 1.5% पीछे करके। हाँ, लेकिन फिर भी कर तो रहा होगा ना ऑब्वियसली। तो मैं ज़ीरो नहीं कर सकता, मैं स्प्रेड पे कुछ हिट लेनी पड़ेगी। और मतलब मैं 3% भी दूँ तो जो 12% का स्प्रेड था सेविंग पे वो 7% हो गया। सही है। और इनके भी इन्वेस्टमेंट और जो एडीआर है वो भी यही है, ये भी ज़्यादा गवर्नमेंट की उसमें ही है, या ये भी एडवांसेस पे ज़्यादा वो कर रहे हैं इनका, या इनको वो इनका भी अब रिसेंटली बढ़ गया। हाँ, पहले एडवांसेस अच्छे होते थे, लेकिन इनको अब बाय मॉड्यूल की फैसिलिटी मिल जाती है। हाँ, ठीक है, वो भी एक तरह से ये स्टेट बैंक ने फैसिलिटेट किया हुआ है पैसे लगाने के लिए। फिर सुकूक इशुएंस थोड़ी सी बढ़ गई है तो उधर भी इन्वेस्ट हो जाते हैं। फिर एक पावर का सुकूक आए थे 2, उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी इन्होंने। तो एवेन्यूज़ अब मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट वाली उसमें साइड क्या पे बेनिफिट इस्लामिक है बैंक्स को भी। कन्वेंशनल में इस्लामिक को कन्वेंशनल से क्या वैसे बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ ये जो चीज़ें हैं, इसमें क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट एज सच कोई नहीं है कि कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहा हो। इनफैक्ट स्प्रेड्स थोड़े से कम ही मिलते हैं आपको हाँ, रिलेटिव बेसिस पे। हाँ, ये तो फिर बैंक कन्वेंशनल वाले क्या कर रहे हैं? मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग 12% ऑफ वो है तो वो तो आप तो कन्वेंशनल से तो बहुत बेहतर हो, तो कन्वेंशनल में रहने का क्या मकसद है? कन्वेंशनल और इस्लामिक में क्या डिफरेंस है? एज ए बैंकिंग में अगर देखूँ, जिस तरह भी आपने फैसल बैंक की ट्रांसफॉर्मेशन देखी, क्या उन्होंने किया कि वो कन्वेंशनल से इस्लामिक में हो गई? क्या मेजर चीज़ थी उनकी जो उन्होंने किया? मेजर चीज़ बस यही थी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम करते गए। ठीक है। आपके जो एडवांसेस थे उसको इस्लामिक कर दिया उन्होंने। ठीक है। और जो मतलब आपने मेजरली एसेट साइड चेंज करनी होती है, फिर डिपॉजिट साइड पे कुछ शरिया एडवाइज़र्स की गाइडलाइंस के मुताबिक, कि जैसे मैं इसमें कह रहा हूँ आप फिक्स नहीं दे सकते थे। सही है। अब फैसल बैंक का जो सेविंग डिपॉजिटर है उसको अगर 15% के रेट भी थे तो उसको मिल रहा होगा 13.5। हाँ, आप उसको जाके कहोगे कि यार ये कल से जो है पॉलिसी रेट बढ़ जाएगा तो ज़रूरी नहीं है मैं आपका रिटर्न बढ़ा दूँ, क्योंकि मैं आपका डिपॉज़िट जो है वो कन्वेंशनल से इस्लामिक कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप मुझ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा मिनिमम डिपॉजिट रेट। तो इसका मतलब है कि जो तो कन्वेंशनल मैंने किसी तरह से फैसल बैंक ने बड़ी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की, बहुत लंबा टाइम लगा इसी वजह से। जैसे इनके एडवांसेस भी थे वो सिंडिकेट में थे, तो HBL है तो कन्वेंशनल के थ्रू किया हुआ है। सही है। अगर HBL भी सिंडिकेट का पार्ट है और ये कह रहे हैं इस्लामिक करो इसे, सिंडिकेट तो मतलब क्या, उसमें क्या? 4-5 बैंक्स मिलके, हाँ, एक से ज़्यादा बैंक मिलके लैंडिंग करता है किसी हाँ, कंपनी को, कॉर्पोरेट को। ठीक है, सही है। पूल इन करता है। ठीक है, ऑब्वियसली उसने अपनी कन्वेंशनल साइड से किया हुआ है, हाँ, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी कन्वेंशनल बना हुआ है एडवांसेस का। हाँ, तो वो चीज़ भी मसला आ रही थी कि उसको भी कन्वर्ट कराना है। हाँ, ठीक है। डिपॉजिटर को अगर आप बोलते हो कि मैं कल से 13.5% है, अब ये रेट नहीं बढ़ेगा, हो सकता है मैं बढ़ाऊँ नहीं, हाँ, तो कहेगा ना मैं फिर किसी हाँ, कन्वेंशनल बैंक में खुलवा लेता हूँ। हाँ, तो इन्होंने जिस तरह से एजुकेट किया, कन्वर्जन बड़ी रिस्पॉन्सिबली की कि हाँ, डिपॉजिट आउटफ्लोज इतने सिग्निफिकेंट नहीं हो, हाँ, वरना एज लेमैन तो आप यही सोचोगे ना वो तो कन्वेंशनल में जाके खुलवा लेगा अकाउंट, हाँ, वो क्यों बैठा रहेगा। हाँ, और सर ये बताएं कि ये जो उन्होंने 17 रुपये का डिविडेंड एक टाइम वन ऑफ दिया, उसका क्या मकसद था बेसिकली? वो इस्लामिक की कन्वर्जन पे एक उनका स्टेप था जो उन्होंने करना था शेयर होल्डर को, जो लास्ट ईयर मेरे ख्याल में दिया, जो फैसल बैंक ने 17% नहीं, 17 रुपये का दिया मेरे ख्याल, 17 रुपये नहीं था, एक वन ऑफ मुझे जो याद पड़ रहा है आप देख भी लें, आई थिंक 5 रुपये दिया था थर्ड क्वार्टर के अंदर, और फिर बाकी तो नॉर्मलाइज थे। अच्छा, तो अच्छा 5 रुपये दिया था, सॉरी, ठीक है।
जो मुझे याद पड़ रहा है इसके आसपास ही होगा। ठीक है, सही है। तो हिस्ट्री नहीं थी ना, 5 साल से डिविडेंड नहीं दिया था, वही और वो दे इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि कन्वर्जन प्रोसेस चल रहा था। हाँ, कोई रिस्क आ जाता, डिपॉजिट आउटफ्लो बड़ा आ जाता तो अर्निंग्स बैठ जाती। हाँ, सही है, एडवांसेस छोड़ने पड़ते, इन्वेस्टमेंट्स बेचनी थी, तो इस तरह के कोई रिस्क होते तो उसको मिटिगेट करने के लिए कॉल लेवल सही रहा हमारा, इस वजह से किया था। मैंने ना बड़ी एफर्ट की एज ए कंपनी ना टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक। अच्छा। और मुझे पता है मैंने कितने पापड़ बेले इनसे लोन लेने के लिए। इवन मैंने कामयाब जवान प्रोग्राम और डिफरेंट उस प्रोग्राम पे भी गया, लेकिन मुझे लोन नहीं मिला। यहाँ तक कि मुझे बताया गया कि आपको तब तक लोन नहीं मिलेगा जब तक आप कोई कोलेटरल नहीं देंगे। कोलेटरल देने के बावजूद भी मुझे बड़ा मसला हुआ, इतना यानी कि इट्स नेक्स्ट टू नन कि वो आपको कोई दे दे, बेशक आप जो मर्ज़ी बिज़नेस कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि ये जो मुल्क में जो इकॉनमी और जो हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल टू गिव लोन टू एनीवन जो कि को अच्छा काम भी करो को बुरा करो, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि वो रिस्क ऑफ कि यार ये डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ये रिस्क वाली जो चीज़ है, ये कितने परसेंटेज है ना, आप कितना परसेंट वो कर रहे हैं, इनकी कितनी जो लोन्स होंगे ऐसे होंगे जो कि डिफ़ॉल्ट हो रहे होंगे, इसका भी कोई आइडिया हमें मिल सकता है? नहीं, आप तो यही देख सकते हैं हिस्ट्री के हिसाब से। हाँ, हिस्ट्री में जनरली कुछ बैंक्स हैं उनके इन्फेक्शन रेशो ज़्यादा रहे। ठीक है, जैसे इन्फेक्शन रेशो इज़ बेसिकली हाउ मच देयर डिफ़ॉल्ट। NPL नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एज अ परसेंटेज ऑफ योर एडवांसेस। ठीक है। तो फैसल के भी ज़्यादा होते थे पहले। हाँ, जो साफ बैंक्स रहे हैं जनरली वो बैंक लबीब रहे, हाँ, मीज़ान बैंक रहे, हाँ, इस टाइप के हैं। और लेकिन जो रीसेंट साइकिल आई है उसमें इतने इन्फेक्शन आए नहीं कंपनीज की तरफ से। ठीक है, इतने NPLs बढ़े नहीं हैं जनरली। हाँ, एक दो कंपनीज तो दे ही होती हैं, नहीं वो रहे, कर ही बढ़ेंगे जाती क्या? वो जो है कि बड़ा है। एडवांसेस कम भी कर दिए हैं, प्रूडेंट भी हैं एडवांसेस देने के साइड। हाँ, ठीक है, पहली जो साइकिल थी 2008 की साइकिल, उस वक्त तो ADRs 80% थे, तो एडवांसेस दिए हुए भी बहुत ज़्यादा थे, और सिचुएशन बड़ी तेज़ी से चेंज हो गई थी एक झटके में। इधर जो आपको डिक्लाइन मिला है वो हर साल डिक्लाइन मिलता ही है। सही है, और अभी भी आप जनरली वैसे देखें हाँ, कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी तो एज सच आपको रिस्क नहीं लगता। जो कंपनीज़ आप खुद कवर कर रहे हैं जो PSX पे लिस्टेड है, तो ऐसा नहीं कि बड़े बुरे हालात हो रहे हैं कि सीमेंट वाले लॉसेस में जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, और टेक्सटाइलर्स लॉसेस में जा रहे हैं। तो उस साइकिल में तो ये भी हुआ था कि जब बड़े इन्फेक्शन आए थे, तो इसलिए जनरली लगता है कि इन्फेक्शन का रिस्क या NPLs का रिस्क रिलेटिवली कम है फ़िलहाल। हाँ। अब ये जैसा हैस्कोल का इन्होंने डिफ़ॉल्ट हाँ, किया है। इसी तरह से ना 1 2 4 कंपनीज आपको मिलेंगी, उसमें एक झटका आ जाता है प्रोविजंस का। लेकिन ब्रॉड बेस्ड डिफ़ॉल्ट्स या ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेस्ड ऑन बैलेंस शीट ऑन इनकम स्टेटमेंट्स वो रिलेटिवली कम है। हाँ, अभी एक भाई ने लिखा कि मुझे मीज़ान बैंक 10.5% दे रहा है, तो मैं क्या मीज़ान फंड्स में इन्वेस्ट कर दूँ? मीज़ान फंड्स ऑन टॉप ऑफ इट जो है वो 20-21% दे रहा है। अच्छा, जो फंड्स का होता है वो भी कोई परसेंटेज ऑफ द मार्जिन रखते हैं या वो फंड की मैनेजमेंट फ़ी पे ही जाता है? कि अगर मीज़ान फंड अगर किसी टी बिल्स जो कि सकूक बेस या कुछ है, तो हाउ मच दे आर बेसिकली गिविंग प्रॉफिट टू देयर कंज्यूमर, वो कितना पे चार्ज कर रहे हैं? नहीं, फंड्स में तो ये होता है कि वो सिर्फ मैनेजमेंट फ़ी ही चार्ज कर रहा है आपसे, ठीक है, और वो एज इट इज़ और पास ऑन अदर कर एक्सपेंसेस हल्के फुल्के। हाँ, हाँ, बाकी वो पास ऑन है टू द कंज्यूमर टू द इन्वेस्टर। ठीक है। ठीक है, और ये मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा भाई, अगर आप सेविंग मीज़ान बैंक में लेकर बैठे हुए हैं, मीज़ान फंड्स में ही चले जाएँ, वहाँ भी उतना ही स्वाब मिलेगा जितना आपको मीज़ान बैंक में मिलेगा। थोड़े पैसे आपके ज़्यादा बन जाएंगे, वो आप ही का बेनिफिट है। जहाँ पे 10% आप ले रहे हैं, वहाँ पे अगर आपको 20 मिल जाए, थोड़ा हमें भी आप सपोर्ट कर दीजिएगा बाद में। लेकिन आइडिया ये है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यानी नहीं कि ऐसी है। अगर और सारे कोई- लोग अभी भी हाँ, मीज़ान बैंक के अंदर भी सेविंग में भी लेंगे, वो 10% का भी बेनिफिट नहीं रखेंगे। आपका रुपया डीवैल्यू होता जा रहा है डे बाय डे। आपके जो पेट्रोल का अगर 1000 रुपये था, तो शायद साल पहले आप उसका 6 लीटर या 5 लीटर डलवाते थे, अब वो तो 2.5-3 लीटर पे भी नहीं आ गया। तो रुपये को ऐसी जगह रखे जहाँ रुपये से रुपया बन रहा हो। और आइडिया भी ये है कि अगर आपको ये भी नहीं पता कि यार करंट और सेविंग में आपको 10% का हो रहा था, और सेविंग से शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड के अंदर पे 10 से 20% का, इसका मतलब ये 1000 रुपये पे आपको सालाना 1200 रुपये का एक किस्म का प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली। तो ये ना लैक ऑफ नॉलेज इज़ समथिंग जो कि मेरे ख्याल में लोगों को पता ही नहीं है भाई, इसका इम्पैक्ट भी है आपकी पर्सनल उसके ऊपर भी। हाँ, क्योंकि सेविंग के लिए रखना है फिर तो बेहतर ऑप्शन है
हाँ लेकिन वो चेकिंग डिपॉजिट के लिए भी यूज़ करते हैं ना, आपके पैसे हाँ निकालने सर, घंटे एक दिन लगता है हाँ, वैसे। इसमें एक दिन आप क्या लगता है। करना है, आपने आज डिपॉजिट करना है, वो आपके एक दिन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपने विड्रॉ करने एक दिन पहले विड्रॉल की रिडेम्पशन की डालने, आपके बैंक में ही आ जाएगा, तो आप उसको सेविंग ही कर लें। अच्छा, सेविंग के लिए भी ना लोग कमेटी डालते हैं। अगर आपको कमेटी डालनी हो तो म्यूचुअल फंड में डाल दें, वो आपके एक्सेसिबिलिटी में नहीं होगी। इसी तरह समझ लें कमेटी डाली हुई है, कमेटी भी आखिरी निकलेगी तो उस पर प्रॉफिट भी कोई नहीं है। 12 बंदों की कमेटी है, 12 पे ऑलरेडी डिवैल्यू होकर आपको मिला, तो उससे बेहतर नहीं है आप म्यूचुअल फंड में डालकर थोड़ा थोड़ा उसी में डालते रहें। हाँ, आखिरी ले रहे हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, इंतज़ार पहली भी। ले रहे हैं तो बहुत फ़ायदा है। हाँ, पहली पे चलो वो एक उसका वो है, मैं वैसे कह रहा आप हूँ पहली लेके वो इन्वेस्ट कर दें पूरे इन्वेस्ट पैसे। कर दें। वो आंटी जो होती है जो मोहल्ले में आती है वो यही करती है, मैं 2 रखूँगी पहली वाली, मैनेज मैं कर लूँगी। मैनेज क्या करना है, आप ही दे दो, आप ही दे दो, आप ही दे दो, और वो हो जाता है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि लोगों को ना सम टाइम कैश इन देयर बैंक एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी होती है कि उनसे ना सेव ही नहीं होता, तो उसको थोड़ा दूर रखने का एक तो लोग डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे होते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि यार म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर दो। अब तो खैर रीबेट की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन्वेस्टेड है, मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है। बैंक भी वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं। बैंक का बिज़नेस आपसे पैसे लेकर इन्वेस्ट करना है, और आपको बस पैसे ही रखे हुए हैं। आप खुद जाके क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते? आपको ज़रूरत ही नहीं है आप बैंक में जाके उस तरह पैसे आप रखें। तो वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बड़ी वो ऐप के थ्रू ही हो जाती है, आपको ऐसा हाँ वॉक हाँ इन जाना नहीं है। ऐप के थ्रू आपने बैंक अकाउंट लिंक किया, हाँ उधर से बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किया आपने पैसे, और जब आप रिडेम्पशन करोगे तब भी आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही आ जाएंगे। अब मैं सिर्फ मैक्रो के पर्सपेक्टिव से बैंकिंग पे दिखाऊं। जिस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पीक पे हो, जिस तरह अभी हमारा चल रहा है, सो बैंकिंग इज़ कंपैरेटिवली बेटर सेक्टर टू इन्वेस्ट राइट नाउ। और कौन सा ऐसा टाइम होगा जो आपको लगता है कि यार वो टाइम होगा शायद बैंकिंग से आपको देखकर डिफरेंट सेक्टर की तरफ देखना चाहिए? अच्छा, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे मॉनेटरी ईजिंग साइकिल, वो जब स्टार्ट होता है वो एक ट्रिगर पॉइंट्स होगा आपके दूसरे सेक्टर्स के लिए, सिक्लिकल्स के लिए स्पेसिफिकली। लेकिन एक चीज़ जो बैंक्स में ब्रॉड बेस्ड आउटलुक, तो आप इस तरह से देखोगे ना, रेट्स नीचे जा रहे हैं तो इनकी अर्निंग शायद नीचे चली जाए, तो बैंक्स बेच देने चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मिस आउट हो जाती है वो हो जाती है पी लेवल्स। सही है, बैंक्स के पी अभी भी रिलेटिवली कम ही है 22% के रेट पे कंपेयर टू योर अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो जब पी मार्केट का बढ़ता है ना, तो हर सेक्टर का एवरेज increase बैंक होता है। एवरेज बैंक का क्या पी होगा जो नॉर्मल होना दो- चाहिए वैसे? 2 से 3 के बीच में है। हाँ 3 अभी का तो लगा है, लें। लेकिन हाँ, अगर अच्छे टाइम पे हो किसी टाइम पे तो एवरेज क्या होता है? जैसा स्टॉक मार्केट में ना 6 से 9 का पी कहते हैं जी, ये एवरेज इसी के दरमियान घूमता फिरता रहता है। तो बैंक में अगर हमने देखना होगा कि 7-8 का एवरेज रहा। 7-8 का, यानी कि अभी 4 गुना बढ़ेगी तो आपका 7-8 हाँ के उसके हाँ ऊपर आप हो हाँ, तो ठीक मतलब है। मार्केट का भी ऐसे ही रहा है 8 टाइम्स के अराउंड। पर हाँ ऐसा है कि मतलब अगर अर्निंग्स डिक्लाइन भी दिख रहा है, चीज़ें बुरी दिख रही हैं, तो अगर मार्केट का पी 6 पे चला जाता है तो ये 5 पे ट्रेड कर लेगा, 4.5 पे ट्रेड कर लेगा। लेकिन डिविडेंड्स अच्छे देना स्टार्ट कर दिए हैं, यील्ड्स बड़ी स्ट्रांग हो एक गई हैं, मुझे बताएं तो कि उसकी वजह से एक बेहतर पी आपको मिलना वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। ये जो अभी जैसे मैं मिज़ान को देखता था वो काफ़ी बोनसेस भी देता था, अब रिसेंटली बोनसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है एक लिहाज से। तो बोनस का इम्पैक्ट क्या है वैसे पे आउट के ऊपर? पहले फ्री में आपको शेयर मिलते थे, अब उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी आपको? हाँ, टैक्स लगा दिया है इस बजट के अंदर। सही है, तो अब आप बोनस दोगे तो उस पर शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। और बोनस आप वैसे देखें वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो बोनस का कोई कंपनी पे फ़ायदा नहीं हो रहा कंपनी की वैल्यूएशन पे। ठीक उतने है की ना? बढ़ी हमें। हाँ, मतलब प्रॉफिट उतना ही बना रहा है। आपके पास पहले फॉर एग्जांपल 100 रुपये बनाती थी कंपनी, बोनस 100% दे दिया, नंबर ऑफ़ शेयर्स डबल हो गए, हाँ आपके पास 50 1 के 2 आ गए, लेकिन वो पैसे अब आधे होते हैं। 50 रुपये कमाती है, हाँ तो पी उतना ही रहेगा। हाँ सही है ना? तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके मार्केट की साइकी ऐसी है कि वो थोड़ा सा रिजुविनेट करते हैं लोग कि हाँ यार बोनस आ गया। हाँ शेयर एक था वो 2। लिक्विडिटी भी आ जाती है ना हाँ उस शेयर के अंदर, नंबर ऑफ हाँ, शेयर ये ज़्यादा हो लेकिन जाते नंबर हैं, ऑफ़ शेयर ज़्यादा हो जाते हैं, वो एक ट्रेडिंग चीज़ भी होती है स्टार्ट हो कि जाती है ट्रेडिंग फिर। स्टार्ट हो सकती है हाँ उसकी वजह से, हाँ। कोई अगर इलिक्विड चीज़ है। और ये जो अभी बोनस के ऊपर जो लगाया है इसका क्या इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर, जो आप कैपिटल गेन पे दे रहे होगे वैसे? नहीं नहीं नहीं, बोनस शेयर आएंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? अगर 12.5% है। 12.5% ऑफ दी बोनस अमाउंट जो भी आपकी बन रही है, यानी कि आप बैठे बैठे बेनिफिट तो कोई नहीं हो रहा लेकिन हाँ टैक्स दे दो हाँ आप हमें। हाँ यानी उनको समझ आ रही थी इधर से प्रॉफिट हो रहा है, कोई इधर भी चार्ज करो इनको, हम्म, यहाँ से भी नहीं छोड़ना हाँ। हमने। वैसे बोनस शेयर्स पे इसलिए जनरली टैक्सेशन होती नहीं है।
हाँ क्योंकि कोई इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। हाँ, मतलब लॉजिक क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। डिविडेंड पे तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, और ये जो अभी एक एकदम हमने देखा था सब ने बोनसेस वो इशू करना स्टार्ट कर दिए थे एकदम, वो क्या वैसे। वो ये था कि खबर आ गई थी कि रिजर्व्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। हाँ सही है, जो मेरे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं हाँ उसके ऊपर एक वन ऑफ टैक्स लग जाएगा। हाँ तो रिजर्व्स मैं बोनस इशू कर देता हूँ तो होता है ये जो मेरे रिजर्व्स हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हाँ, वो शेयर कैपिटल में चले जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ वैसे। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व्स का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी बनी थी, उसने शुरू में शेयर्स इशू किए थे 10 शेयर्स। हाँ एक शेयर था 100 रुपये का, तो हाँ, उसका शेयर कैपिटल 1000 रुपये हो गया। ठीक है 1000 रुपये से इन्वेस्ट करके उसने काम स्टार्ट किया। ठीक है अगले साल उसने कमाए 100 रुपये। ठीक है ठीक है, तो और कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, या 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ठीक है, डिविडेंड। हाँ तो 50 रुपये क्या है, हाँ, रिजर्व है। ठीक है ठीक है, शेयर कैपिटल 1000 है, 50 रुपये रिजर्व है। ठीक है, तो उस रिजर्व पे एक टैक्सेशन की बात चल रही थी हाँ कि उस 50 रुपये पे एक टैक्स लग जाए। ठीक है अगर मैं बोनस इशू कर देता हूँ ना, ठीक है, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है ना, 50 रुपये मुझे ख़त्म करने हैं तो हाँ 5 शेयर्स इशू करने हैं। तो हाँ, 5 किधर चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो वो 50 भी हाँ, इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल में आ 1050 हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल, और ठीक है, रिजर्व मेरा ज़ीरो हो जाएगा। रिजर्व मेरा जीरो हो जाएगा, होगा वैसे कैश में वो, लेकिन उसको हम लिंक करें हाँ ऐसा एग्जैक्टली होगा। तो वैसे। एसेट साइड पे कैश पड़ा हुआ होगा, हाँ, ठीक है, लेकिन वो रिजर्व का पार्ट नहीं रहेगा। ये जिस तरह मैं। इसलिए आपने जैसे बताया ना बोनस, हाँ कि बोनस का एक नुकसान भी है। हाँ आगे की जो डिविडेंड पेइंग पोटेंशियल है ना कंपनी का, हाँ वो ख़त्म हो जाता है, हाँ, कम हो जाता है यार। ठीक है सही है, जैसे ये 50 रुपये मैं शेयर कैपिटल में ले गया ना, तो वो 50 रुपये में आप बांट नहीं सकता। ठीक है, और वो ठीक बुक्स है, में क्या आ रहा था 50 कहाँ के, वो शेयर कैपिटल में शेयर है क्या? कैपिटल में चले गया, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता इस डिविडेंड अब। और वो कहाँ पे पड़े होंगे रिजर्व्स वो। में होता, अगर अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में होता तो वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था। सो अभी जब मैं 1000 रुपया करता हूँ तो मैं डिपॉजिट करता हूँ कि ये मैं अपनी कंपनी के उसमें करूँगा, तो इसका मतलब है वो हम फिर SCCP के उसमें जाके डिपॉजिट कर रहे हैं कि ये इतने नंबर ऑफ उसमें आ जाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे बस। और वो जब मैं बैलेंस शीट दिखाऊंगा अगले क्वार्टर की, उसमें वो शेयर कैपिटल में दिखा दूंगा। उसमें शेयर कैपिटल में दिखा हाँ दूंगा। हाँ। सही, अभी मैं जिस तरह मिलेट ट्रैक्टर्स को देख रहा हूँ ना, वो तो डिविडेंड भी दे रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं, तो वो उनके साइंस में क्या है, या उनके पास कैश ज़्यादा है, या वो उस तरह करना चाह रहे हैं, या लिक्विडिटी को इंक्रीज अच्छा, करना चाह रहे ये हैं। जो मैं कह रहा हूँ डिविडेंड नहीं बढ़ सकता, ये पुराने प्रॉफिट्स का नहीं बढ़ सकता। ठीक है, पुराने आगे प्रॉफिट जाके मैंने फिर से 100 रुपये बनाए, हाँ, तो अब मैंने फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उतना ही दिया जिसके और पास 100 रुपये को मैं बांट सकता हूँ। ठीक है, सही है, सही 100 रुपये में से 50 रुपये बांटे, बाकी 50 फिर से हाँ रिजर्व्स में आ गए। ठीक है, 50 फिर से रिजर्व में आ गए। सही है, और ये जो एकदम न्यूज़ आई थी उसकी वजह से उसकी वजह से सबने अनाउंस कर दिया था हाँ, कि अगर बजट में होता अब है तो तो मुझे नहीं वो- लगता बोनस देगा कोई। हम्म, क्यों देगा तो बोनस। हाँ, देने की फजूल ज़रूरत में नहीं, हमें वही मैं टैक्स। कह रहा हूँ कि टैक्स लग रहा है एक हाँ तो एक तो वैसे ही नेगेटिव हो गया, आगे की पोटेंशियल भी हाँ कम हो रही है मेरी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की, हाँ हाँ, तो कोई पॉजिटिव होता नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं, वैल्यू वहीं रही कंपनी की। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होंगी कि प्राइवेट कंपनीज पे भी अप्लाई होंगी, ये जिस तरह जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, क्या आपके ये रिजर्व मुझे के पता ऊपर नहीं, टैक्स वो लगेगा। देखना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनीज पे या नहीं है, ठीक है, पर प्राइवेट कंपनीज पे भी होगा। प्राइवेट कंपनीज पे भी होगा कि उन्होंने भी इतना टैक्स देना है। हाँ, अगर बोनस दें, जनरली प्राइवेट कंपनीज देती नहीं ना बोनस। अच्छा नहीं दे, लेकिन जिस तरह रिजर्व्स हैं, अगर बोनस ना भी दें, अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, और जिसके अगर लिए ये टैक्स आ गया तो हाँ, वो प्राइवेट कंपनीज पे भी था। वो प्राइवेट कंपनीज पे भी था, तो प्राइवेट कंपनी को क्या करना चाहिए अगर उसके पास इस तरह का रिजर्व पड़ा है। वैसे मैं वो भी यही करेगी, बोनस दे के नंबर ऑफ शेयर शेयर ज़्यादा करके कैपिटल, रिजर्व करके हाँ बढ़ा देगी। हाँ, शेयर और कैपिटल आप बढ़ा क्योंकि देगी बोनस कि पे मेरे लगा पास दिया, रिजर्व्स ही नहीं है। नहीं अब अगर बोनस पे टैक्स लगा दिया, आप क्या करेगी। हाँ अब क्या करेगी। हाँ, तो अब वो देखना पड़ेगा कि ये वाला टैक्स ज़्यादा है या वो वाला टैक्स ज़्यादा है। अच्छा, ये वाला टैक्स ज़्यादा होगा हाँ, फिर उसके बाद। जिधर टैक्सेशन कम पड़ रही होगी वो चीज़ आप कर लोगे। ठीक है, अब हम क्योंकि कराची आए हुए हैं और हम बड़े दूर आए हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी से हम 10-15 मिनट में अगर हम सीमेंट के सेक्टर को भी डिस्कस कर लें। सीमेंट, अब ये दो चीज़ों को, इस पर कोई आपने ऐड तो नहीं करना वैसे बैंकिंग के ऊपर आखिर में। बस एक चीज़, सिंस डिविडेंड्स दे रहे हैं, अगर डिविडेंड पेइंग पोटेंशियल देखना किसी बैंक का, तो उसका कार देख लिया करें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ठीक है इक्विटी के हिसाब से उसने कितना रिस्क लिया हुआ है, ये चीज़ बताती है। ठीक है अभी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 11.5% है ठीक है स्टेट बैंक की तरफ, पहले 12.5 होती थी, ठीक है कोविड से वो 11.5 चल रही है। ठीक है सही है, कुछ बैंक्स हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है, वो रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई होती है। ठीक तो है जितना कार ज़्यादा होगा, हाँ ठीक है, उतना अच्छा है हाँ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से, हाँ वो उतने आराम से डिविडेंड्स दे सकता है।
हाँ कोई बैंक उस लेवल पे क्वेश्चन कम है तो फंस सकता है। हाँ हाँ ठीक है। और वैसे मैं अगर आपसे टॉपिक्स पूछ रहा हूँ, इट्स नॉट ए बाइंग एडवाइस, बट वैसे मैं कहूँ कि आपको कन्वेंशनल में कौन से बेहतर लग रहे हैं, टॉप 3 अगर बता दें। तो कन्वेंशनल मुझे में तो 2 ही हैं वैसे वैसे। तो इन जनरल सभी सही लग रहे हाँ हैं, इसको मैं डक कर दूंगा ठीक है, क्योंकि वो एक एडवाइस की तरह नहीं चला जाता वो। चले सही पर है। आप ये मोटी मोटी चीज़ें ना, हाँ करंट अकाउंट किसके अच्छी ग्रोथ आ रही है, ठीक है कार लेवल अच्छा है, ठीक है ये चीज़ें देखने वाली हैं ठीक है, गुड हो गया। कि चले हम फिर जल्दी से फिर सीमेंट को थोड़ा टच कर लेते हैं। एक जो सीमेंट में बड़ी अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं अर्निंग्स के पोटेंशियल से, अभी भी जो इस मंथ के नंबर्स आए थे वो 41% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर इनकी डिस्पैचेस और वो सेल्स हुई है। सो हमें कहीं से भी इस दफ़ा ये नहीं नज़र आ रहा कि ये सिक्लिक बिहेवियर है इसका, अर्निंग्स नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। समहाउ पता नहीं ये सारे रल मिल के कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली जो सीमेंट की बोरी हमें 500 रुपये की मिल रही थी अब 1100-1200 रुपये की आम मिल रही है। और कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के लिए रुके हुए हैं कि ये शायद नीचे जाएगी तो मैं स्टार्ट करूँगा, वो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर थोड़ा सा इसके बिज़नेस को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दें कि ये पैसे कैसे बनाते हैं, देन वी को लुक इनटू इट कि वो कैसे किस में पोटेंशियल किधर है। हाँ, इसका बिजनेस मॉडल तो बड़ा सिंपल है। सीमेंट बनाना है, बोरी बेचनी है, ठीक है, वो मेरे रेवेन्यू है। कॉस्ट लेवल पे जो चीज़ें देखने वाली होती हैं, बड़ी कॉस्ट कोयले की कॉस्ट होती है जिससे प्रोडक्शन होती है, इनकी क्लिन में यूज़ होता है। तो कोयले की इंटरनेशनल प्राइसेस वो किस तरह से मूव हो रही हैं वो देखने की ज़रूरत है। अब लोकल लेवल पे भी प्रोक्योर करते हैं या अफगानी कोयला भी लेते हैं तो उससे थोड़ा सा रिलेटिवली क्वेश्चन मिला है पिछले 1.5 साल में अर्निंग्स को, ठीक है। तो कोयले की प्राइसेस मेन है, बाकी आपकी जो बिजली की कीमत है वो किस तरफ मूव हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एक बड़ा कंपोनेंट होता है आफ्टर योर कोयले की कॉस्ट, ठीक है। उसके अंदर कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ग्रिड के ऊपर ज़्यादा हैं, कुछ कम है। काफ़ियों ने अब कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा लिए हैं, मेजॉरिटी ने, सही है। जैसे मेपल कोयले पे चलता है, पाइनियर का कोयले का पावर प्लांट है, ठीक है। ग्रिड पे कोहार्ट होगा, सही है। चिराड जैसे कि वो गैस पे चलाता है अपने प्लांट को, लकी गैस पे चलाता है। फिर वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट्स लगा लिए हैं, उसमें जो वेस्ट होती है उसी से आपके टरबाइन सेल के बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस पर इतनी कॉस्ट नहीं आती। तो मेन कॉस्ट ये होती हैं दो बड़ी बड़ी, ठीक है, जो कि आपके मार्जिन डिटरमिन कर रही होती हैं, सही है। ओवर द पास्ट ईयर हुआ ये जिस तरह से आपने बताया कि कॉस्ट प्रेशर्स भी थे, उसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ी तो अब थोड़े से कॉस्ट प्रेशर्स रिलेटिवली नीचे आना स्टार्ट हुए हैं। कोयला जो कि $400 चला गया था, सही है। फिर इन्होंने लोकल कोयले की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की थी, अफगानी कोयले की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट की थी, वो नीचे आके $115 के पास आ गया है। सिमिलरली अफगानी कोयला, पाकिस्तानी कोल, वो नीचे आना स्टार्ट हुआ है विद योर इंटरनेशनल कोल प्राइसेस। तो मार्जिन एक्सपेंशन तो है, थोड़ी सी कॉस्ट प्रेशर ये डीजल प्राइसेस बढ़ने की वजह से। तो ये सिनेरियो है। अब जिस तरह से आपने डिस्पैचेस की बात की, वो नंबर हाँ परसेंटेज में तो अच्छा है, लेकिन लास्ट ईयर फ्लड्स वगैरह आए थे तो नंबर बड़ा कम हो गया था, रिलेटिव बेसिस पे बड़ा डिक्लाइन था। तो एक वो नॉर्मलाइजेशन भी हो रही है उस चीज़ की। दूसरी चीज़ जो लग रहा है कि ये रूरल साइड से जिस तरह से सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी हैं, ठीक है, कॉटन की क्रॉप बड़ी अच्छी आ रही है, वीट की सपोर्ट प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ कर दी थी, 2200 से 4,000 कर दी है। तो फार्मर के पैसे बन रहे हैं, तो उधर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिलेटिवली बेहतर है। फ्लड वाली जगह पे ज़्यादातर आपको लग रहा है उधर भी हाँ, फ्लड वाली जगह पे और इन जनरल भी पैसे आ रहे हैं, तो फिर वो पैसे लग भी रहे हैं। लेकिन नॉर्मलाइज ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो नॉर्मल लेवल पे होगी, सिंगल डिजिट, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं ये नंबर किस तरह से चलता है सेकंड क्वार्टर के अंदर, उधर रोबस्ट ग्रोथ होती है या नहीं होती। और इसमें जो नॉर्थ और हमारा साउथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह काम कर रहा होता है वैसे सीमेंट के सेक्टर में? सीमेंट साउथ में रिलेटिवली कम प्लेयर्स हैं, 70-80% डिमांड जो है लोकल लेवल पे वो आपकी नॉर्थ की होती है, ठीक है, उधर ज़्यादा प्लेयर्स हैं। नीचे आपके पावर है, डीजी खान का एक प्लांट है, लकी सीमेंट है, अटक सीमेंट है, दीवान का प्लांट है। तो ये मेजर प्लांट्स आपके साउथ में, बाकी जितने प्लेयर्स हैं वो नॉर्थ में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्थ की प्राइसेस रिलेटिवली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं कंपेयर टू साउथ। यूटिलाइजेशन लेवल्स दोनों के करीब ही होंगे, 50-55% ओवरऑल यूटिलाइजेशन लेवल्स होंगे।
ठीक है, और ये यूटिलाइजेशन विद पैसेज ऑफ टाइम आपको लग रहा है इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, जिस तरह अभी हम देखें रूरल में चेंज हुआ है, अगर यहाँ पे भी कोई चीज़ बेचे? हाँ, क्योंकि 2 साल से नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, तो एक बेस लेवल डिमांड भी होती है, तो बेस लेवल कहीं पे जाके सेट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसे नहीं कमा रहा हो। चलें, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो एक्सपोर्टर पैसे कमा रहा होगा रुपए में, वो घर बना रहा होगा। ठीक है, रेमिटेंसेस लोगों की आ रही हैं। ठीक है, पहले वो 30 अरब डॉलर और 28 अरब डॉलर जो है 200 के पैरिटी पे आ रही थी, अब 300 के पैरिटी पे आ रही है। ज़्यादा तो पैसे आ उनके गए। पास हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो वो कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बेस लेवल डिमांड तो हमेशा ही रहती है। ठीक है, इकॉनमी के अंदर तो 2 साल से नेगेटिव आई है, तो शायद इस साल थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन जैसे जैसे इकॉनमी रिकवरी फेज़ में जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना स्टार्ट हों, तो लोग घरों के लिए लोन लेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह, जो बिल्डर है वो लोन लेके प्रोजेक्ट लगाने स्टार्ट करेगा, तो फिर थोड़ी सी पेंटअप होने स्टार्ट होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। पर देखने वाली चीज़ ये है कि प्राइसिंग अरेंजमेंट या प्राइसेस इस लेवल पे सस्टेन कर रही हैं विद सच लो यूटिलाइजेशन लेवल्स, तो आगे जाके भी सही रहनी चाहिए। बस इनकी बैलेंस शीट देखनी है कि पीछे तो ये रहा कि बैलेंस शीट इतनी गंदी थी, इतने डेट लेवल्स चढ़े हुए थे कि प्राइस वॉर्स की गुंजाइश ही नहीं थी। ठीक है ना, तो मैं प्राइस वॉर करके भी थोड़ा सा ज़्यादा बेच लूँगा सीमेंट, लेकिन मुझे बॉटम लाइन में उतना फ़ायदा नहीं होगा। वो रियलाइजेशन शायद आ गई है, लेकिन जब वो डेट उतर जाएगा, जो कि 2 साल में सही हो जाएंगी इनकी बैलेंस शीट, डेट तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर तो एक्सपेंशन उसके की तरफ बाद पे तो क्या नहीं है? करते हैं ये? हाँ, अभी तो ये है ना कि सबके एक्सपेंशन ऑनलाइन भी आ गई है, और हाँ सारों की हाँ, एटलीस्ट। रिसेंटली आई है ऑनलाइन, अभी फौजी की आनी है 2 मिलियन टन की। ठीक है, तो एक रीज़न वो भी है कि एक्सपेंशन आई हैं, वही डेट लेवल चढ़ा लिया मैंने, तो मैं प्राइस वॉर कर नहीं सकता इन लेवल्स के ऊपर। लेकिन जब मैं पैसे कमा लूँगा तब देखना होगा फिर किस तरह का बिहेवियर होता है, कि मिल बांट के चलना है या फिर। और ये बेसिकली डिमांड के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो नॉर्मली कितनी डिमांड थी जो कि हम कर रहे थे? डिमांड भी कम हुई है ओवर द लास्ट 2-3 साल में जो हम 2 साल में तो नेगेटिव ग्रोथ रही है। ठीक है, 2 साल में नेगेटिव ग्रोथ रही है, और आज तक ऐसा नहीं हो कि आपकी हिस्ट्री में कि 2 साल कंसेक्यूटिव नेगेटिव ग्रोथ हो, तो अनप्रेसिडेंटेड ये जीडीपी के डिक्लाइन है। पर्सपेक्टिव से आप बात करें ना कि नेगेटिव ग्रोथ है, या इन टर्म्स ऑफ इनकी पर्सपेक्टिव से बात करें? नहीं नहीं, मैं इनके डिस्पैचेस के पर्सपेक्टिव अच्छा। से हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ, और उसका मेजर क्या रीज़न हो सकता है? एक तो ये। आपकी इकॉनमी है, हाँ। बेस भी बड़ी सेट हो गई थी। ठीक है, और जो इकॉनमी है वो डाउनवर्ड स्पाइरल में थी, रेट्स बढ़ रहे थे। ठीक है, अनसर्टेनिटी थी चीज़ों के लिहाज से, और कोविड के बाद एक बड़ा पुश भी आ गया था डिमांड की तरफ, जो लैग डिमांड थी वो 1 साल में पूरी इन्वेस्ट हो गई थी, तो ये रीज़न भी है। लेकिन ऑब्वियसली अब एक बेस लेवल ऑफ डिमांड तो सेट हो जाएगा, उस पर ग्रोथ आती रहेगी। इकॉनमी बहुत ही अच्छी हो गई तो शायद 10-20% की ग्रोथ आ जाए, अगर नॉर्मल चलती रही तो 5-5% की ग्रोथ एक नॉर्मलाइज लेवल पे इंक्रीज़ होती रहेगी। सही है। और अगर मैं सीमेंट के उसमें पोटेंशियली फ्यूचर की बात करूं, अभी आपको ठीक लग रही है, बेहतर लग रही है जिस लेवल पे अभी है, और जिस तरह के रिज़ल्ट अभी आ रहे हैं? हम तो हमेशा इसको सिक्लिक बिहेवियर में ही डालते थे, जब मुल्क की इंटरेस्ट रेट ऊपर हो तो सीमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इस दफ़ा तो इसका बिहेवियर थोड़ा चेंज भी हुआ है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर भी जा रहे हैं और सॉर्ट ऑफ हमें थोड़ा पैनिक भी नज़र आ रहा है, लेकिन तब भी इनके रिज़ल्ट कंपैरेटिवली बेहतर है। एग्जैक्टली यही रीज़न है, इसलिए शायद इनकी जो डिक्लाइन था वो भी ज़्यादा एंटिसिपेटेड डिक्लाइन हो गया था, उतना प्रॉफिटेबिलिटी ने रिफ्लेक्ट नहीं किया जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, लॉसेस भी नहीं आई इस बार कंपनीज, तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रही। तो अभी भी जिस तरह से हमें दिख रहा है कि कॉस्ट प्रेशर्स आ भी रहे हैं तो वो पास ऑन हो रहे हैं, तो पास ऑन हो रहे हैं, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी का इंक्रीज़ है वो इंटैक्ट रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी प्राइस वॉर हो गई, और वो जब तक बैलेंस शीट सही नहीं हो जाती इनकी तब तक उसका चांस रिलेटिवली कम है। सही है ना, क्योंकि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, अभी मुझे पैसे कमाने हैं। जनरली इनका जो साइकिल रहा है प्राइस वॉर के टर्म्स में भी वो ये रहा है कि ये पहले प्लांट लगाते थे, सही है, 2 साल लड़ाई की, सही है, प्राइस वॉर हुई, प्राइसेस डिक्लाइन हुई, पैसे नहीं बने,
ठीक है, लेकिन फिर अगले 3 साल रिकवरी का होता था, जिसमें पैसे रिकवर होते थे, मैं अपना डेट उतारता था, अपनी इक्विटी जो इन्वेस्ट की है वो रिकवर करता था। ठीक है, इस बार ये हुआ कि एक प्लांट लगा, फिर कोविड आ गया, उस तरह की रिकवरी नहीं हुई। दूसरे प्लांट के लिए मैंने डेट ले लिया टर्फ वगैरह की वजह से, और टर्फ पे तो खैर वो अच्छा टर्फ कंसेशनरी है, ठीक है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग पे इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया होगा। लेकिन मैंने एक और प्लांट लगा लिया, इक्विटी और इन्वेस्ट कर दी, तो पिछले पैसे मैंने रिकवर नहीं किए थे और पैसे लगा दिए। तो जब तक ये पैसे रिक्यूपरेट नहीं हो जाते, रिकवर नहीं होते, लॉजिकली मैं लड़ाई नहीं करूँगा। ये रिकवरी हो जाए फिर मैं सोचूंगा अब मेरी बैलेंस शीट साफ है, अब मैं लड़ना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, और वैसे अगर फंडामेंटली देखा जाए कौन से सीमेंट सेक्टर, या तो वो फॉर एग्जांपल कोल के ऊपर है या अपना पावर उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कंपैरेटिवली उनका बेहतर रिजल्ट हो सकता है, उस तरह की अगर हमने देखना हो तो किस वाली चीज़ को हम देखना चाहिए? जैसे कोल के अपने कैप्टिव पावर प्लांट जो हैं वो मेपल के पास है, पाइनियर के पास है, डीजी के पास है, लेकिन वो दूसरे सोर्सेज पे भी रिलाई करता है। ठीक है, दूसरे एक्सट्रीम पे अगर ग्रेड पे चले जाएं तो कोहार्ड ज़्यादा होता है, फौजी सीमेंट रिलेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी अब सोलर लगा रहा है तो उसकी रिलायंस भी रिलेटिवली कम हो जाएगी। गैस पे जो है नेचुरल गैस के ऊपर वो लकी सीमेंट है, चिराट सीमेंट है मेजरली, बाकी यूज़ करते होंगे तो हल्की फुल्की रिलायंस है। तो इस तरह से है। गुड हो गया। और अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स का भी इनका जो फिगर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इतना इम्पैक्टफुल नहीं है, इतनी एक्सपोर्ट नहीं है जितना ये लोकली पे डिपेंडेंट है। हाँ, नॉर्थ में रिलेटिवली कम एक्सपोर्ट होती है, साउथ के प्लेयर्स को ज़्यादा करनी पड़ती है। एक तो पोर्ट भी करीब है, ठीक है। नॉर्थ से मैं अगर किसी जगह पे करूँ थ्रू सी पोर्ट तो उधर मुझे पूरा 7,000 8,000 6,000 जो भी है पर टन किराया देना पड़ेगा इधर लाने के लिए पोर्ट के ऊपर। सही है, साउथ को ये एडवांटेज है। हाँ, मार्जिन इतने बनेंगे नहीं, और वैसे भी इतने नहीं बन रहे मार्जिन क्योंकि ज़्यादातर क्लिंकर एक्सपोर्ट हो रहा है, विच इज़ $32 के करीब की प्राइस है। सीमेंट जो है वो $45 से $50 के बीच में जाता है। तो इस वजह से, लेकिन मुझे प्लांट चलाना है, अपनी फिक्स्ड ओवरहेड्स पूरे करने हैं, तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ फ्रॉम माई साउथ रीजन, और लोकल डिमांड भी इतनी कम है कंपेयर टू माई कैपेसिटी। ये लकी सीमेंट जो है, लकी सीमेंट कंपैरेटिवली अभी भी आपको लग रहा है कि सीमेंट का प्लेयर है, या जितना उन्होंने डाइवर्स कर दिया हम उसको अब सीमेंट की कैटेगरी में ना ही कंसिडर करें तो बेहतर है? हाँ नहीं, अब सीमेंट प्लेयर नहीं रहा क्योंकि कंग्लोमरेट बन गया है, स्पेशली पावर प्लांट के बाद। पावर डिवीजन से, ऑटो डिवीजन से अर्निंग्स इतनी आ रही है। कितनी परसेंटेज डिवीजन इनकी अभी जो अर्निंग है वो सीमेंट डिपेंडेंट है? वैसे अगर मैं वैसे 50 to 60% अभी भी सीमेंट से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। 50% भी है तो इतना बड़ा नंबर नहीं है ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो इस पे आधा इम्पैक्ट आएगा कंपेयर टू कोई प्योर सीमेंट प्लेयर है, उस पर पूरी रिफ्लेक्शन आएगी उस प्राइस इंक्रीज की। हाँ हाँ, सही है। चलें, आई थिंक हमने थोड़ा सा फ़ायदा उठा लिया आपका। थैंक यू वेरी मच फारूक, एतजाज़ भी आप आए थे हमारी उसके ऊपर। एंड जिस तरह मैंने पहले बताया, मुझे आपकी डिस्कशन से काफ़ी बेनिफिट हुआ, नॉट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस जो स्पेस में हमने डिस्कस किया था, बट ऑल्सो एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट एज़ वेल। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा, इफ़ यू थिंक देयर इज़ समथिंग जिस पे आपको लग रहा है आपको बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्क ले लें। अभी आपने इतनी लंबी डिस्कशन सुनी, उसका मकसद भी ये था कि हम आपको वो चीज़ एजुकेट कर सकें जो आपको हेल्प कर सके रियल मार्केट्स के ऊपर भी। सुनने को तो बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल स्टेप्स के ऊपर नहीं जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हम इस तरह की और कन्वर्सेशन भी कर लेंगे, लेकिन आपको अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो सॉर्ट ऑफ एफर्ट हमारी भी ज़ाया जाएगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह वी विल come with another guest in next episode. Thank you Etazaz फॉर coming again, and I will see you in next episode. Thank you.